तो आजकल के टाइम पे लोगों को गेम खेलना इतना ज्यादा पसंद है कि वो पूरा पूरा दिन बस गेम खेलते रहते हैं। और असल मायने में गेम एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम आसपास की सारी टेंशन को भूल जाते हैं और अपने प्लेयर के ऊपर ही कंसंट्रेट करते रह जाते हैं। लेकिन आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी होने वाली है जो कि गेमिंग दुनिया में ही फंस गया था और वहां पर उसे सरवाइव करने के लिए गेम्स को खेलते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं खेलेगा तो वो मारा जाएगा। अब इस कहानी के मेन लीड है अरिसु और साथ ही ओसागी, पर उसके अलावा भी हमें कुछ और कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है, जिसमें शामिल है कारुबे, छोटा, चीसिया, हिराकी, निरागी, अगुनी और टट्टा। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग अरिसु को देख पाते हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन प्लेयर था और वो पूरा दिन ही ऑनलाइन गेम्स खेला करता था। और इतना ज्यादा गेम खेलने की वजह से उसके घर वाले उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तब यहाँ पर हम लोग अरिसु के भाई को देख पाते हैं जो कि उसके पास आकर उसे डांटने लगता है। तब उन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में अरिसु का आज एक इंटरव्यू था, पर वो इंटरव्यू को छोड़कर यहाँ पर गेम खेल रहा था, जिससे उसके भाई को लगने लगता है कि अरिसु अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता और वो घर वालों के ऊपर एक बोझ है। और अब अरिसु, जिससे ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती, और वो डिसाइड करता है कि वो अपने घर को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपने कमरे से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के बाद कारुबी को कॉल करता है, जो कि उसका पक्का वाला यार था और उसे भी उसकी जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपनी बॉस की वाइफ के साथ ही गपागप कर रहा था। और तब हम लोग इनके ग्रुप के तीसरे मेंबर छोटा से भी इंट्रोड्यूस हो पाते हैं, जो कि कॉर्पोरेट वर्क करा करता था ताकि वो अपने घर परिवार के खर्चे को चला सके। और जो भी वो वर्क करा करता था उसके सारे पैसे उसकी मॉम ले जाया करती थी, जिससे छोटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को इस बार बता देता है कि वो किसी और काम को करना चाहता है और अब से जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे वो खुद रखेगा। और इन्हीं सब बातों की वजह से उसका भी मूड काफी ज्यादा खराब था। तब वो इन दोनों को ज्वाइन करता है और ये तीनों साथ में मिलकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर ये तीनों ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बारे में बातें कर रहे थे कि अगर दुनिया में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ जाता है तो इन लोगों को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बस इधर उधर भागना पड़ेगा, जिसमें इन तीनों को ही बहुत ज्यादा मजा आने वाला था। तब अपनी टेंशन को भुलाने के लिए ये तीनों बीच रोड पर ही डांस करना चालू कर देते हैं, जिससे वहां पर गाड़ियों का एक्सीडेंट होने वाला था। तब पुलिस वालों की नजर भी इन तीनों पर पड़ जाती है और वो तुरंत ही इन तीनों के पीछे लग जाती है, जिनसे बचने के लिए ये तीनों ही मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में आ गए थे। जहां पर आने के बाद ये तीनों हंसने लगते हैं और अचानक से ही यहाँ पर बिजली चली जाती है। और अब एकदम से ही बिजली जाने की वजह से ये तीनों ही काफी ज्यादा घबरा गए थे। फिर जब ये लोग बाहर जाकर चेक करते हैं तो बाहर अब एक इंसान भी मौजूद नहीं था, जो चीज देखने के बाद ये तीनों और ज्यादा डर जाते हैं। तब ये लोग आसपास की जगह पर जाकर भी चेक करते हैं, पर वहाँ पर भी कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, जो चीज देखने के बाद ये लोग रोड पर ही बैठ जाते हैं और रात होने का वेट करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये लोग इस चीज से काफी ज्यादा खुश भी थे, क्योंकि अभी अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जी सकते थे और इन्हें किसी के भी लिए काम करने की जरूरत नहीं थी। पर तभी इन तीनों के सामने मौजूद बिल्डिंग में एकदम से लाइट जल जाती है, जिसे देखने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था कि कुछ ही देर में गेम चालू होने वाला है। साथ ही उस बिल्डिंग पर गेम की लोकेशन के साइन भी बने हुए थे, जो चीज देखने के बाद ये तीनों उन साइन का पीछा करते हुए गेम की लोकेशन पर पहुंचते हैं और इन तीनों को एक एक फोन मिलता है। पर तभी बाहर मौजूद गेट पर लेजर लाइट जल जाती है और इतने में ही यहाँ पर एक औरत भी पहुंच गई थी, जो कि इन तीनों को बताती है कि अब ये तीनों गेम को खेले बिना इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते और अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये तीनों ही मारे जाएंगे। और इस गेम का नाम था डेथ और अलाइव। जो चीज जानने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी अचानक से ही इन तीनों के फोन में एक टाइमर चालू हो जाता है, जिसके खत्म होने से पहले इनको एक सेफ गेट के पार पहुंचना था। तभी यहाँ पर एक लड़की और पहुंच जाती है, जो कि खुद भी प्लेयर बनकर ही इस गेम में आई थी। जिसके बाद ये तीनों ही ऊपर वाले एक रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पर जाने पर इन लोगों के सामने दो रूम आ गए थे। तब छोटा वहाँ पर सभी चीजों को रिकॉर्ड करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें मजाक चल रही हैं। पर जैसे ही रूम में टीयर गैस को छोड़ा जाता है, वैसे ही ये लोग समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें मजाक नहीं है और अब इन्हें दोनों में से किसी एक दरवाजे को खोलना था, जिसकी मदद से ये सेफ होने वाले थे। तब हम लोग दूसरी लड़की को देख पाते हैं, जो कि इनके पास बाद में आई थी। वो जल्दी से ही एक दरवाजे को खोलकर उसके पार जाने की कोशिश करने लगती है, पर उसकी फूटी किस्मत, वो दरवाजा गलत निकलता है और उसके बाहर जाते ही उसके ऊपर एक लेजर लाइट गिरने से उसकी मौत हो जाती है, जिससे अरिसु सहित बाकी सब काफी ज्यादा डर गए थे और उन्हें समझ में आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। इसीलिए ये लोग जल्दी से ही दूसरे दरवाजे की तरफ जाते हैं, जो कि सही दरवाजा था।
और अब जैसे ही ये लोग दूसरे रूम में पहुंचते हैं, वैसे ही इन लोगों के सामने वापस से 2 गेट आ गए थे और इन दोनों में से वापस से कोई एक सही गेट होने वाला था। जो चीज देखने के बाद ये लोग पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कैसे चुनाव करेंगे। और तब यहाँ पर अरीसू काफी ज्यादा परेशान हो गया था, पर यहाँ पर हम लोग कुरेबी को देख पाते हैं, जो कि जल्दी से गेट को खोल देता है और उसकी किस्मत सही होने की वजह से वो गेट भी सही निकल जाता है। लेकिन आगे वाले रूम में आने पर भी इन लोगों के सामने सेम सिचुएशन थी। जो चीज देखने के बाद अब ये लोग काफी ज्यादा डर गए थे और अब इन लोगों की समझ में आ जाता है कि किसी ने जानबूझकर इन लोगों को फंसाया है और इन लोगों को दिमाग लगाकर उन गेट को खोलना है। और फिर काफी देर पैनिक करने के बाद जब अरीसू थोड़ा सा दिमाग लगाता है, तब उसे याद आता है कि बिल्डिंग में घुसते टाइम उसने एक मैप देखा था जो कि बाहर ही लगा हुआ था, और वो असल में उन्हीं गेट्स का मैप था जिनके अंदर अभी इन्हें बंद करा गया था। और अब अरीसू के दिमाग की बदौलत ये लोग सभी गेट्स को पार कर लेते हैं और घूम फिर कर वापस से उसी रूम में आ जाते हैं जिसमें इनकी पहली साथी मारी गई थी। और अब इस रूम में इनके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि अरीसू के पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तब अरीसू यहाँ पर छोटा की उस वीडियो को देखता है जो कि छोटा ने गेम की शुरुआत में बनाई थी, जिससे इन्हें वक्त रहते सही गेट के बारे में पता चल जाता है और ये लोग तुरंत ही सही गेट से बाहर निकल जाते हैं। पर इस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि छोटा का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब बाहर निकलने पर इन लोगों के सामने एक टेबल पर 3 ऑफ क्लब्स का एक कार्ड रखा हुआ था। जो चीज देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों को सभी कार्ड्स को जमा करना पड़ेगा अगर इन लोगों को इस गेम को खत्म करना है तो। और वैसे जिन लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे तो उन्हें पता होगा कि कार्ड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, स्पीड, क्लब, डायमंड और साथ ही हार्ट। और इसी तरह से इनके गेम्स भी होने वाले थे। अगर इन्हें स्पीड का कार्ड मिलता तो इनका गेम फिजिकल एक्टिविटी पर बेस्ड होता, वहीं अगर कार्ड क्लब का होता तो इन लोगों को टीम वर्क करके आगे बढ़ना होता, और अगर डायमंड का होता तो इन लोगों को अपने माइंड के जरिए आगे बढ़ना था। और अगर बात हार्ट की करी जाए तो हार्ट कार्ड के दौरान इन लोगों को एक दूसरे को धोखा देकर ही आगे बढ़ना था। और अब ये सभी बातें जानने के बाद ये लोग फोन को और ज्यादा चेक करने लगते हैं। तब जाकर इन्हें पता चलता है कि इन लोगों को 3 दिन का वीजा मिल गया है, पर अभी के टाइम पर इन लोगों को वीजा का मतलब समझ में नहीं आता। मगर तभी इन लोगों की नजर एक आदमी पर पड़ती है जिसका वीजा खत्म होने वाला था, और जैसे ही उसका वीजा खत्म होता है वैसे ही उसके ऊपर लेजर लाइट गिरती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। और तब जाकर इन लोगों को समझ में आता है कि अगर इन्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो इन्हें वीजा की जरूरत पड़ेगी, और वीजा इन्हें तभी मिलेगा जब ये लोग गेम को खेलेंगे। और तब ये चारों आराम करने के लिए एक पास के घर में चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद ये लोग खाना पीना खाते हैं। पर हम लोग छोटा को देख पाते हैं जिसकी हालत अभी भी काफी ज्यादा खराब थी। और अब छोटा की ऐसी हालत देखने के बाद अरीसू और कारुबे डिसाइड करते हैं कि वो आज रात में भी गेम खेलने के लिए जाएंगे, ताकि ये कंटेस्टेंट में से किसी डॉक्टर को फाइंड आउट कर छोटा तक लेकर आ सकें। और अब रात में हम लोग देख पाते हैं कि जिन भी बिल्डिंग में गेम खेला जाने वाला था वहाँ की लाइट अपने आप जल जाती है। तब अरीसू और साथी कारुबे एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर और भी 13 कंटेस्टेंट मौजूद थे। और तब ये लोग वहाँ पर चेसिया नाम के भी एक कंटेस्टेंट को नोटिस करते हैं, जो कि गेम चालू होने से पहले अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक चार्जर से चार्ज कर रहा था। पर चेसिया को वहाँ पर किसी से भी मतलब नहीं था। तब यहाँ पर हम लोग यूसागी को भी देख पाते हैं, जो कि असल में एक बहुत बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर थी और वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर पलक झपकते ही पहुँच सकती थी। और फिर जब इन लोगों का गेम चालू होने वाला था तब उससे पहले इन लोगों के फोन में नोटिफिकेशन आता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि इस बार कार्ड स्पीड का था। इसका मतलब यही था कि इनकी गेम फिजिकल एक्टिविटी पर बेस्ड होने वाली थी। तब इन्हें गेम के बारे में बताया जाता है कि इन्हें 20 मिनट के अंदर इस बिल्डिंग में एक ऐसे स्विच को ढूंढना पड़ेगा जिसको दबाने पर टाइमर रुक जाएगा, और अगर ये लोग उस टाइमर को नहीं रोक पाते तो ये बिल्डिंग पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगी। और मुसीबतें सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि इस गेम में काफी सारे हंटर को भी इनके पीछे छोड़ा जाने वाला था, जो कि जैसे ही इन्हें देखते वैसे ही इन्हें जान से मार देते। जो जानने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। पर अभी के टाइम पर वो जल्दी से ही उस स्विच को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, और तभी वहां पर वो हंटर भी पहुंच जाता है, जो कि जैसे ही किसी भी प्लेयर को देखता है वैसे ही वो उसके ऊपर फायर कर उसकी जान लेने की कोशिश करने लगता है। तो हम लोग यूसागी को भी देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन्हीं दरवाजों में से किसी एक के पीछे वो स्विच था जिसको दबाने से टाइमर बंद होने वाला था। साथ ही यहाँ पर हम लोग अगुनी नाम के भी एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि अपने कुछ गुंडे साथियों के साथ यहाँ पर घूम रहा था, ताकि वो जल्दी से उस दरवाजे को खोलकर स्विच को दबा सके। वहीं अरीसू के पीछे अब तक वो हंटर लग चुका था। तब अरीसू वहां से बचकर किसी तरह से भागता है, और जब वो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है तब जाकर उसे पता चलता है कि हंटर ने जो मास्क पहना हुआ है उसकी वजह से वो सिर्फ सामने ही देख सकता था।
जो चीज जानने के बाद वो सभी प्लेयर की जान को बचाने के लिए इस बारे में सभी प्लेयर को बता देता है। और जैसे ही सभी प्लेयर को इस बारे में पता चलता है तो वो कोशिश करने लगते हैं कि वो किसी तरह से हंटर को अपने जाल में फंसाएं और उसे जान से मार दें। तब हम लोग युसागी को भी देख पाते हैं जो कि अपनी स्किल का यूज करते हुए बंदरों की तरह अलग अलग फ्लोर पर छलांगे मार रही थी और वहां पर जाने के बाद वो बाकी सभी हंटर का ध्यान भटकाने लगती है। फिर जब अरिसु और कुराबे अगुनी और उसके साथी से बात कर रहे थे तब वो उसके हाथ में एक अजीब तरह की वॉच को नोटिस करते हैं, जो देखने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि ये वॉच किस वजह से थी। पर इतने में ही वहां पर वो हंटर भी पहुंच गया था जो कि इन सभी लोगों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। तब अगुनी खुद को बचाने के लिए अपने साथी की बलि दे देता है और उसके बाद तुरंत ही उस हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। और उसी फाइट के दौरान अरिसु की नजर एक गेट पर पड़ती है जिसके ऊपर हंटर ने काफी सारी बुलेट को फायर करा था। जो चीज देखने के बाद अरिसु समझ जाता है कि उसी गेट के पीछे वो स्विच था, क्योंकि अगर उस गेट के पीछे कुछ भी नहीं होता तो हंटर कभी भी अपनी बुलेट बर्बाद करते हुए किसी प्लेयर के ऊपर तब फायर नहीं करता जब कोई प्लेयर उस गेट के पास जा रहा था। इसीलिए अरिसु तुरंत ही उस गेट के अंदर चला जाता है। इतने में ही वहां पर चीसिया भी पहुंच गया था जो कि अरिसु की तरह ही समझ गया था कि उस गेट के पीछे ही स्विच था। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचते हैं वैसे ही एक दूसरा हंटर इन दोनों के ऊपर अटैक करना चालू कर देता है जो कि उसी गेट के अंदर छुपा हुआ था। तब यहाँ पर चीसिया अपने उस डिवाइस का यूज करता है जिसे वो गेम शुरू होने से पहले चार्ज कर रहा था, जिसकी मदद से वो हंटर को शॉक लगाने की कोशिश करने लगता है। पर हंटर के ऊपर उस चीज का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और उसी दौरान हम लोग अरिसु को देख पाते हैं जो कि टाइम देखता हुआ तुरंत ही उस रूम के अंदर घुस जाता है। लेकिन उस रूम के अंदर जाने पर अरिसु को दो स्विच मिलते हैं जिन दोनों स्विच को एक साथ दबाना था। जो चीज जानने के बाद वो तुरंत ही खिड़की से बाहर मदद के लिए आवाज लगाता है और उसकी मदद की पुकार को युसागी सुन लेती है। तब वो कलाबाजियां करती हुई उस रूम की तरफ आने लगती है और टाइम भी अब बहुत कम बचा था। और जैसे ही 1 सेकंड बचा होता है वैसे ही अरिसु और साथी युसागी दोनों बटन को साथ में दबा देते हैं, जिससे वो गेम वहीं पर खत्म हो गई थी। तब हम लोग उस हंटर के मास्क को भी देख पाते हैं जो कि वहीं पर उतर जाता है और उसके अंदर से एक औरत बाहर आती है जिनको भी ये टास्क मिला था कि जैसे ही वो किसी भी प्लेयर को देखें वैसे ही वो उन्हें जान से मार दें। पर क्योंकि वो लोग अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए थे इसीलिए उन लोगों के गले में बने पट्टे की मदद से उनकी गर्दन को ब्लास्ट कर दिया जाता है। जो चीज देखने के बाद बाकी सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। तभी हम लोग कारूबी को भी देख पाते हैं जिसे एक वॉकी टॉकी की मदद से कुछ लोगों की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि वो लोग किसी बीच के बारे में बात कर रहे थे। वहीं हम लोग चीसिया को भी देख पाते हैं जिसे एक पेपर मिला था, जिसको खोलने पर उस पेपर पर एक अजीब तरह की ड्राइंग बनी हुई थी। जो चीज देखने के बाद चीसिया को अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, पर अभी के टाइम पर वो उस पेपर को अपने पास रख लेता है। अब आगे हम लोग अरिसु और साथी कुराबी को देख पाते हैं जो कि छोटा और सुबेका के पास पहुंच गए थे, जहां पर जाने के बाद वो उन्हें रात में हुए पूरे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। और तब उन लोगों से बात कर इन्हें पता चलता है कि छोटा और सुबेका का वीजा भी एक्सपायर होने वाला था, इसीलिए इन्हें रात में वापस से गेम खेलने के लिए जाना पड़ता है और ये चारों ही एक गेम के अंदर चले जाते हैं। तब इन लोगों के सामने गेम चालू होने से पहले कुछ हेडसेट को रखा जाता है और साथ ही वहां पर काफी सारे टूल्स भी रखे हुए थे, जिनको जब अरिसु पहनता है तब जाकर उसे पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि असल में ये वही हेडसेट थे जो कि पिछली रात हंटर के गले में बंधे हुए थे। इसका मतलब यही था कि अगर इस गेम के दौरान इन लोगों में से कोई भी मारा जाता है तो उसे एक बहुत खौफनाक मौत मिलने वाली थी। तब इन्हें गेम के कार्ड को शो करा जाता है जो कि असल में एक हार्ड कार्ड था। इसका मतलब यही था कि अब इस गेम के दौरान इन सभी लोगों को एक दूसरे को धोखा देना था। फिर जब इन्हें गेम्स के रूल के बारे में पता चलता है तो ये लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि असल में इस गेम में सिर्फ एक इंसान ही जिंदा बचने वाला था जिसके पास वुल्फ का टैग होगा, और कोई भी इंसान वुल्फ के टैग को तब हासिल कर सकता है जब वो दूसरे वुल्फ की आंखों में देखकर अपने आप को वुल्फ बना ले। तब सबसे पहले वो वुल्फ का टैग छोटा को मिलता है, पर क्योंकि छोटा इस गेम के बारे में जानने के बाद काफी ज्यादा पैनिक करने लग गया था, तब अरिसु से संभालने की कोशिश करता है और धोखे से छोटा का वुल्फ का टैग अरिसु के हाथ लग जाता है, जिसे देखकर सुबेका समझ गई थी कि वुल्फ टैग एक बारी में सिर्फ एक इंसान के पास ही रह सकता था। और तब वो उस वुल्फ टैग को हासिल करने के लिए तुरंत ही अरिसु की आंख में देखती है और जैसे ही उसे वुल्फ टैग मिलता है वैसे ही वो वहां से भाग जाती है। तब ये लोग भी जल्दी से सुबेका को ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि 15 मिनट में ये गेम खत्म होने वाला था और जिस इंसान के पास वुल्फ टैग होता वही इस गेम में जिंदा बचने वाला था। तब हम लोग सुबेका को देख पाते हैं जो कि 15 मिनट के लिए छुपकर बैठी हुई थी ताकि वो बाकी सभी की नजरों से बच सके। पर सही टाइम पर यहाँ पर अरिसु पहुंच जाता है और अब उसकी आंखों के ऊपर वुल्फ टैग आ गया था।
लेकिन ये चीज करूबी से बर्दाश्त नहीं होती। वो तुरंत ही यहाँ पर अरीसू से लड़ने लगता है क्योंकि करूबी खुद भी जिंदा रहना चाहता था। और इतने में ही यहाँ पर छोटा भी पहुँच जाता है जो कि इन दोनों से लड़ने लगता है। और अब ये तीनों एक दूसरे से लड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी इन तीनों को ही अपनी दोस्ती के बारे में याद आता है कि इस गेम से पहले तक ये तीनों इतने अच्छे दोस्त थे कि एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। लेकिन इस गेम ने इन्हें इस कदर अंधा कर दिया है कि अब ये तीनों एक दूसरे की जान को ही लेना चाहते हैं। और यही सब सोचते हुए यहाँ पर छोटा और साथी कुराबे रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इस लेवल को पार करने के बाद भी वो आगे के लेवल को नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अरीसू को ही आगे भेजेंगे ताकि कम से कम वो अपनी जान को बचा पाए। इसीलिए यहाँ पर छोटा सुबेका को भी पकड़ लेता है ताकि सुबेका यहाँ पर अरीसू के सामने आकर उससे वुल्फ टैग हासिल ना कर ले। और अरीसू जो कि सब कुछ समझ गया था, वो तुरंत ही कुराबे और साथी छोटा को ढूंढना चालू कर देता है, पर वो दोनों छुपे रहते हैं और साथी छोटा ने अभी तक सुबेका को भी पकड़ कर रखा हुआ था। तब सुबेका भी समझ जाती है कि अब वो इस गेम को नहीं जीत सकती, इसीलिए वो तुरंत ही छोटा के गले लग जाती है। और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि अरीसू ने कुराबे को ढूंढ लिया है, पर जैसे ही वो कुराबे के पास पहुंचता है वैसे ही टाइम खत्म हो जाता है, जिससे अरीसू के सामने ही उसके दोस्त कुराबे की गर्दन फट गई थी। जो चीज देखने के बाद अरीसू काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब अगले दिन हम लोग युसागी को देख पाते हैं जो कि जब खाना ढूंढने के लिए बाहर आई थी तभी उसकी नजर अरीसू पर पड़ती है जो कि रास्ते में बेहोश पड़ा हुआ था। फिर जब वो अरीसू की ऐसी हालत देखती है तो वो उसकी जान बचाने के लिए उसे उठाकर अपने साथ लेकर आ जाती है। फिर जब अरीसू उठता है तो वो सारी बातें ओसागी को बताता है। जो चीज जानने के बाद ओसागी उसे हौसला देने के लिए बताती है कि ओसागी के पिता एक माउंटेन क्लाइंबर थे और अचानक से ही वो माउंटेन पर जाने पर मारे गए और लोगों ने ये बात फैला दी कि उन्होंने सुसाइड करी थी। पर ओसागी जानती थी कि उसके पिता कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते थे और इसीलिए ओसागी रियल वर्ल्ड में वापस भी नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वहाँ पर जाएगी तो वहाँ के लोग उसे वापस से मेंटली टॉर्चर करना चालू कर देंगे। और साथ ही वो उसे ये बात भी समझाती है कि किसी के जाने का कोई वक्त नहीं होता, कोई भी इंसान कभी भी जा सकता है और तुम कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उस चीज को पलट नहीं सकते। और क्योंकि ये बात सच्चाई थी इसीलिए अरीसू अभी के टाइम पर शांत होता है और अपने काम में लग जाता है। साथ ही अब अरीसू ने ये बात भी डिसाइड कर ली थी कि वो किसी भी तरह से इस गेम के हेड तक पहुंचेगा और उसे खत्म कर देगा ताकि वो अपने फ्रेंड की मौत का बदला ले सके। फिर अरीसू खाना खाने के बाद ओसागी के साथ एक दूसरा गेम खेलने के लिए निकल जाता है, जहां पर जाने के बाद इनकी मुलाकात 3 और प्लेयर से होती है जो कि एक बस के अंदर बैठे हुए थे। तब अरीसू यहाँ पर उन तीनों बंदों को नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि उसमें से एक के पैर में बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। जो चीज देखने के बाद उसे छोटा की याद आने लगती है क्योंकि गेम के दौरान छोटा के पैर में भी चोट लग गई थी। आगे इन्हें गेम के रूल्स और उसके कार्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि असल में वो गेम का कार्ड था क्लब और इन्हें टीम वर्क में रहकर काम को करना पड़ेगा। और इन लोगों का टास्क यही था कि इन्हें 2 घंटे के अंदर गोल तक पहुंचना था। तब पहले तो इन लोगों को गोल का मतलब समझ में नहीं आता, पर बाद में इन लोगों को लगने लगता है कि शायद गोल एक लोकेशन का नाम होगा जो कि इस टनल के एंड में होगी। तब यहाँ पर एक बंदा बस को चालू करने की कोशिश करने लगता है, पर बाद में उसे पता चलता है कि बस में तो बिल्कुल भी डीजल नहीं था। और अब यहाँ पर इसका मतलब यही था कि इन लोगों को पैदल चलते हुए भी टनल के आखिरी तक जाना पड़ेगा, जहाँ पर जाने के बाद ही ये लोग सेफ हो पाएंगे। पर तब ये लोग अपने उस साथी को देखते हैं जिसके पैर पे चोट लगी हुई थी, और क्योंकि वो पैदल चलकर इतने लंबे सफर को तय नहीं कर सकता था, इसीलिए अभी के टाइम पर वो डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रहेगा, बेशक से वो मारा ही क्यों ना जाए। जो चीज जानने के बाद बाकी सब यहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब ये लोग टनल के आखिरी तक जा रहे थे तभी अचानक से ही इन लोगों का सामना एक पैंथर से होता है जो कि अब इन लोगों के ऊपर अटैक कर चुका था, जिस दौरान हम लोग उन 3 लोगों में से एक साथी को देख पाते हैं जो कि मारा गया था। और तभी अरीसू और ओसागी भी आगे की तरफ भागने लगते हैं ताकि वो उस पैंथर से बच सके। जहाँ पर जाने पर इन्हें दिखाई देता है कि सामने एक बुलेट खड़ी हुई थी जिसमें पेट्रोल भी था, और क्योंकि अरीसू को उस बस में छोड़े गए बंदे के अंदर अपना दोस्त नजर आ रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस बस के पास जाएगा और उस बंदे को अपनी बाइक पर बिठाकर यहाँ पर ले आएगा। और इसीलिए वो ओसागी को दूसरे वाले बंदे के साथ छोड़कर खुद ही बस की तरफ निकल पड़ता है ताकि वो बाइक का पेट्रोल बस में डालकर तुरंत ही बस को इन लोगों के पास लेकर आ सके। और तब ओसागी और दूसरा बंदा भी डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हालत में चलना नहीं रोकेंगे, वो जल्दी से जल्दी टनल के एंड तक पहुंचेंगे ताकि ये लोग सेफ हो सकें। वहीं हम लोग अरीसू को देखते हैं जो कि जब बस के पास पहुंचता है तो वो बस को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था, पर अभी के टाइम पर हमें नहीं बताया जाता कि अरीसू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है।
जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग वापस से ओसागी और दूसरे वाले बंदे को देख पाते हैं जो कि टनल के एंड पे पहुंच गए थे, जहां पर काफी बड़ा पानी का प्लांट लगा हुआ था। और जैसे ही इन लोगों का टाइम खत्म होता वैसे ही वहां से सारा का सारा पानी टनल के अंदर आ जाता और इन लोगों का टाइम भी बिल्कुल खत्म ही होने वाला था। जो चीज देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें किसी भी हालत में टनल के एंड पे ना था, इसीलिए ये तुरंत ही वापस से भागना चालू कर देते हैं और इस बार ये टनल की दूसरी तरफ भाग रहे थे। पर उसी समय पर टाइम भी खत्म हो जाता है और वाटर प्लांट के अंदर मौजूद सारा का सारा पानी टनल के अंदर आने लगता है, जिस दौरान हम लोग उस दूसरे बंदे को देख पाते हैं जो कि ओसागी के साथ था। वो ओसागी को बचाते हुए पानी में डूब जाता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर अरीसू पहुँच जाता है जो कि अब डायरेक्ट बस को ही लेकर यहाँ पर आ गया था। जो चीज देखने के बाद ओसागी उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और यहाँ पर अरीसू सही टाइम पर ओसागी को बस में बैठा लेता है, पर तभी वो बस पानी की चपेट में आ जाती है और अंदर बैठे तीनों प्लेयर बेहोश हो जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये लोग अभी भी जिंदा थे, साथ ही अब वो बस टेढ़ी भी हो गई थी। जिसके अंदर से जब अरीसू और ओसागी बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि बस के ऊपर ही गोल लिखा हुआ था। इसका मतलब यही था कि ये लोग पहले से ही गोल के पास थे, बस इन्हें थोड़ा सा दिमाग लगाकर वहीं पर रहना था। जो चीज देखने के बाद यहाँ पर अरीसू और ओसागी समझ जाते हैं कि ये गेम सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ से सीन अगले दिन आता है जहाँ पर हम लोग ओसागी और अरीसू को देख पाते हैं जो कि एक ब्रिज के पास खड़े हुए थे, जहाँ पर बातों के दौरान ही अरीसू ओसागी को ये बात भी बता देता है कि कुराबे को मरने से पहले किसी बीच के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और इसका मतलब ये हो सकता था कि उस बीच पर काफी सारे और भी लोग मौजूद हों जिन्हें इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता पता हो। जो चीज जानने के बाद ओसागी भी यहाँ से बाहर निकलने के लिए मान जाती है और वो अरीसू के साथ उस बीच को ढूंढने के लिए चली जाती है। तब रास्ते में हम लोग अरीसू के मेन प्लान को जान पाते हैं जो कि असल में उन लोगों के जरिए इस गेम के किंग तक पहुंचना चाहता था ताकि वो उसे पूरी तरह से खत्म कर अपने दोस्तों की जान का बदला ले सके। पर इन्हें बीच में पहुंचने तक काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था और उसी दौरान हम लोग ओसागी और अरीसू को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे से काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बना चुके थे। और उसी दौरान हम लोग ओसागी को देख पाते हैं जो कि अरीसू को काफी सारी सर्वाइवल ट्रिक भी सिखाती है ताकि अरीसू उनका उपयोग अपनी गेम में कर अपनी गेम को बेहतर कर सके। फिर रात के समय में हम लोग अरीसू और ओसागी को देख पाते हैं जो कि कुछ लोगों के ऊपर नजर रख रहे थे जिनके हाथ में भी बिल्कुल सेम वॉच थी जैसी हमने अगुनी और उसके साथियों के हाथ में देखी थी। और जब वो लोग अपनी गेम को खत्म करने के बाद यहाँ से कहीं पर जा रहे होते हैं तभी ओसागी और अरीसू नोटिस करते हैं कि उन लोगों के पास कार भी है, साथ ही उसमें फ्यूल भी था। जो चीज देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा दंग रह गए थे। तब ये लोग समझ जाते हैं कि इस जगह पर कोई ना कोई ऐसा इंसान तो जरूर मौजूद है जिसे इस जगह के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए ये लोग तुरंत ही उस गाड़ी का पीछा करते हैं और एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं, जहां जाने पर जब इन लोगों के सामने वो बिल्डिंग आती है तब ये लोग उस बिल्डिंग को देखने के बाद और ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि असल में पूरे शहर में लाइट नहीं आ रही थी पर उस बिल्डिंग के अंदर लाइट जल रही थी। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि ये लोग बिल्डिंग के अंदर कैसे जाएं कि तभी अचानक से ही कोई पीछे से आकर इन दोनों को बेहोश कर देता है। और जिसके थोड़ी देर बाद जब इन लोगों की आंख खुलती है तो इन लोगों के सामने एक हेटर नाम का बंदा था और उसके अकॉर्डिंग वही इस गेम का हेड था और उसने ही यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया था। और ये सारे के सारे लोग वही थे जो कि अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा डिप्रेस थे और आगे प्रोग्रेस नहीं करना चाहते थे। तब अरीसू यहाँ पर हेटर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछने लगता है, जिस पर हेटर उसे एक दीवार दिखाता है जिस पर सारे कार्ड्स बने हुए थे। साथ ही वो अरीसू को ये बात बताता है कि अगर इन कार्ड्स में से तुम्हारे पास 6 कार्ड्स होंगे तो तुम इस दुनिया से बाहर जा सकते हो। जो चीज जानने के बाद अरीसू डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी 6 कार्ड्स को जमा करेगा। साथ ही हम लोग हेटर की बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि अगुनी और उसके साथी भी हेटर के साथ ही मिले हुए थे, इसीलिए हेटर उन्हें काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था ताकि उन्हें गेम्स को जीतने में आसानी हो। और आज के दिन भी वो अरीसू और ओसागी को एक गेम खिलवाने वाला था क्योंकि ये लोग बिन पूछे इस जगह पर आ गए थे। तब यहाँ पर अरीसू और ओसागी डिसाइड करते हैं कि वो हेटर की दी हुई गेम को जरूर खेलेंगे। अब रात के समय में जब गेम चालू होती है तो यहाँ पर हम लोग चीसिया को भी देख पाते हैं जो कि गेम के बारे में पता करते हुए ही यहाँ पर आ गया था। साथ ही इस गेम में प्लेयर्स में होने वाले थे अगुनी और उसकी पूरी टीम। तब इन लोगों को 4 जानवरों को मारने का टास्क दिया जाता है, जिसमें एक था पैंथर, दूसरा था टाइगर, तीसरी थी ईगल और चौथा था एक बोर। पर यहाँ पर भी हम लोग बॉलीवुड की तरह नेपोटिज्म को देख पाते हैं, जिसमें हेटर ने अपने सभी साथियों को काफी सारी गन्स प्रोवाइड करी थी ताकि वो आसानी से जानवरों को मार सकें। तब हम लोग अगुनी की टीम को देख पाते हैं जो कि अपने पास मौजूद हथियार की मदद से सभी जानवरों को जान से मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग ओसागी को देख पाते हैं जिसे भी एक टीम का कैप्टन बनाया गया था और उसे एक बिल्डिंग में जाकर 9 नंबरों को ढूंढना था।
जिसके लिए उसके पास सिर्फ 9 माचिस की तिल्ली थी और पूरी बिल्डिंग में अंधेरा था। तब हम लोग उसागी को भी देख पाते हैं जो कि किसी भी तरह से टाइम खत्म होने से पहले उन सभी नंबरों को ढूंढ लेती है। और फिर हमें अरीसू को दिखाया जाता है जिसे हेटर की ही एक टीम मेंबर अपने साथ एक गेम खिलाने के लिए लेकर जाती है, जिस गेम के अकॉर्डिंग ही अरीसू की हैकिंग स्किल को टेस्ट करा जाने वाला था। तब अरीसू और कुछ लोगों को एक रूम में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर धीरे धीरे पानी बढ़ रहा था और ऊपर की तरफ काफी सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स थी, जिसमें जैसे ही पानी लगता वैसे ही यहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते। जिससे बचने के लिए इन लोगों के पास एक रास्ता था कि इन लोगों को इनके सामने लगे 3 स्विच में से पता लगाना था कि असली स्विच कौन सा है जिसके थ्रू बल्ब जल सकता है। लेकिन मेन दिक्कत यही थी कि जैसे ही ये लोग किसी भी स्विच को ऑन करते तो वैसे ही बल्ब के सामने लगा गेट बंद हो जाता और इन लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि कौन से स्विच से बल्ब जलता है। तब यहाँ पर हम लोग एक औरत को देख पाते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद एक वायर को छू लेती है, जिससे वो बेफालतू में ही मारी जाती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे। तब अरीसू यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है और एक लड़की को उस जगह पर भेज देता है जहाँ पर वो गेट मौजूद था जिसके अंदर का बल्ब इनको चेक करना था। फिर अरीसू यहाँ पर बी स्विच को ऑन करता है और वैसे ही बल्ब के सामने लगा गेट बंद हो जाता है, जो चीज देखने के बाद अरीसू कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद बी स्विच को वापस से बंद कर देता है। और जैसे ही अरीसू ने ऐसा करा था वैसे ही हम लोग वहाँ पर मौजूद लड़की को देख पाते हैं जो कि उस बल्ब को छूकर चेक करने लगती है कि वो गर्म हुआ या फिर नहीं। लेकिन अभी के टाइम पर बल्ब गर्म नहीं था, जो चीज जानने के बाद अरीसू समझ जाता है कि बी किसी भी चीज का आंसर नहीं है, जिसके बाद वो ए स्विच को ऑन करता है और बिल्कुल सेम प्रोसेस को दोहराता है। और इस बार जब उस लड़की ने बल्ब को चेक करा था तो बल्ब गर्म था। इसका मतलब यही था कि ये सही आंसर था और इसके साथ ही अरीसू भी अपने दिमाग की वजह से इस टास्क को जीत जाता है। और अब क्योंकि अरीसू भी हेटर की टीम का एक हिस्सा था, इसीलिए रात के समय में हेटर सभी लोगों को मीटिंग पर बुलाता है और सभी लोगों को बताता है कि आज उसका वीजा एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए आज वो गेम खेलने के लिए जाने वाला है। और यहाँ पर हेटर अब अरीसू को ये बात भी बताता है कि इस जगह पर जितने भी प्लेयर मौजूद हैं वो जब जीतते हैं तो उनको अपने कार्ड हेटर को देने पड़ते हैं ताकि वो इस होटल में मौजूद सभी फैसिलिटीज का आनंद उठा सकें। जिससे हेटर के पास काफी सारे कार्ड हो गए थे और वो चाहता था कि वो 20 कार्ड को और जमा करे और जल्दी से इस गेम से बाहर निकल जाए, जो चीज जानने के बाद अरीसू को सोचने लगता है। तब यहाँ पर हम लोग अगुनी को भी देख पाते हैं जो कि अपने कुछ साथियों को अजीब सा इशारा करता है और उसके इशारे से हम लोग समझ पाते हैं कि वो कुछ न कुछ हरकत तो जरूर करने वाला है। अब यहाँ से सीन आता है अगले दिन, जहाँ पर हम लोग अरीसू और उसागी को देख पाते हैं जो कि सभी प्लेयर से बात करते हुए इस होटल के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही वो उनसे ये बात पता करने की कोशिश भी कर रहे थे कि अगर वो शहर से बाहर जाते हैं तो क्या होगा। पर किसी के पास भी इस चीज का जवाब नहीं था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि अगर वो हेटर से भागने की कोशिश करेंगे तो हेटर उन सभी लोगों को जान से मार देगा। और तभी यहाँ पर अरीसू अगुनी के कुछ गार्ड्स को नोटिस करता है जो कि एक लाश को अपने साथ ले जाकर डस्टबिन में फेंक रहे थे, जो चीज देखने के बाद अरीसू तुरंत ही उस डस्टबिन के पास जाता है और उस डस्टबिन को खोलने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो डस्टबिन खुलता है वैसे ही अरीसू के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उसके सामने काफी सारी लाशों का ढेर आ गया था, जो चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है। और अब इतने में ही यहाँ पर चेसिया और ओसागी भी पहुंच गए थे, जिनसे बात करने के बाद अरीसू को ये बात पता चलती है कि ये सभी लोग वो हैं जो कि इस होटल से भागने की कोशिश कर रहे थे। और अब ये बात जानने के बाद अरीसू ने यहाँ से बाहर निकलने का प्लान छोड़ दिया था। तब वो चेसिया से बात करते हुए उसके साथ ये प्लान बनाता है कि वो हेटर को मारकर उसके सारे कार्ड को चुरा लेगा, जिस पर चेसिया भी एग्री कर गया था, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि अगर इन लोगों के पास कार्ड्स होंगे तो ये लोग इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। पर तभी इन लोगों के पास खबर आती है कि हेटर पहले ही मारा जा चुका है, जो चीज जानने के बाद ये तीनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं और तुरंत ही हॉल में चले जाते हैं जहाँ पर बाकी सब लोग भी मौजूद थे। साथ ही वहाँ पर जाने के बाद ये लोग अगुनी की हालत को देखकर समझ गए थे कि कहीं ना कहीं अगुनी ने ही हेटर को जान से मरवाया है। पर अभी के टाइम पर हम लोग अगुनी को देख पाते हैं जिसके ऊपर कोई भी शक नहीं कर रहा था। तब अगुनी यहाँ पर हेटर की मौत के बाद खुद को ही नया किंग घोषित कर देता है और जो लोग उसकी बात को नहीं मानते वो उन सभी लोगों को जान से मरवा देता है। अब थोड़ी देर बाद हम लोग अगुनी को देख पाते हैं जिसके हाथ एक पर्ची लगी थी जिसमें उस तिजोरी का पासवर्ड लिखा हुआ था, जिसमें हेटर ने सारे कार्ड छुपा कर रखे हुए थे। पर क्योंकि उन कार्ड्स के ऊपर अरीसू और चेसिया की भी नजर थी, इसीलिए दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो आज के दिन ही जाकर उन सभी कार्ड्स को ले आएंगे। और अब किसी तरह से अरीसू छुपता छुपाता हुआ हेटर के रूम में पहुंचता है, जहां पर जाने के बाद वो उस सेफ के पास भी पहुंच गया था जिसके अंदर कार्ड्स हो सकते थे। और तब चेसिया यहाँ पर वॉकी टॉकी की मदद से अरीसू को सेफ का पासवर्ड बताता है, पर जैसे ही अरीसू उस पासवर्ड को डालता है तब वो पासवर्ड गलत था और तभी यहाँ पर अलार्म भी बजने लगते हैं, जिससे यहाँ पर अगुनी के सारे गार्ड्स पहुंच गए थे।
और क्योंकि ये सब अगुनी के लिए एक धोखा था, इसीलिए वो यहाँ पर अरीसू को बहुत बुरी तरह से पिटवाता है और उससे उसके बाकी साथियों का नाम पूछने लगता है। पर अरीसू यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं बताता। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर अगुनी के साथी अरीसू को एक रूम में बंद कर देते हैं और आज ही अरीसू का वीजा भी एक्सपायर होने वाला था और अगर वो यहाँ पर बंधा हुआ था तो वो गेम खेलने भी नहीं जा सकता था। और उसी दौरान हम लोग अगुनी को भी देख पाते हैं जो कि रूम में मौजूद एक पेंटिंग की तरफ देख रहा था, जिसको ऐसे देखते हुए चीसिया भी नोटिस कर लेता है और वो समझ जाता है कि असली सेफ उसी पेंटिंग के पीछे था। इसीलिए वो रात में मिलकर कोना के साथ प्लान बनाने लगता है कि वो जल्दी से जल्दी बाकी सभी कार्ड्स को चुरा लेगा और यहाँ से निकल जाएगा। और वहीं हम लोग उसागी को देख पाते हैं जिसके पास अगुनी के कुछ साथी आ गए थे ताकि वो उसके साथ गलत हरकतें कर सकें। इसीलिए उसागी उनसे छूटने की कोशिश करने लगती है। वहीं हम लोग चीसिया को देख पाते हैं जिसने हीटर के रूम से सारे के सारे कार्ड चुरा लिए थे, पर अभी के टाइम पर जब वो कोना के साथ यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है तब जाकर उसे पता चलता है कि आज का गेम का अरीना उनका ये होटल ही होने वाला था। और इस बात का मतलब भी साफ था कि इन लोगों के बीच में कोई ऐसा आदमी मौजूद था जो कि गेम को कंट्रोल करने वाले को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और इसीलिए जैसे ही गेम को कंट्रोल करने वाले को ये बात पता चली कि अगुनी यहाँ का नया बॉस बन गया है तो तुरंत ही उसने इस जगह को ही गेम अरीना बना दिया। फिर जैसे ही सबको ये बात पता चलती है कि ये होटल ही गेम अरीना बन चुका है और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अब गेम खेलनी पड़ेगी, तो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए सब लोग तुरंत ही हॉल में पहुंच जाते हैं। पर हम लोग अरीसू को देख पाते हैं जो कि अभी भी उसी रूम के अंदर बंद था और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, पर उस चीज में वो सफल नहीं हो पा रहा था। वहीं हम लोग सभी प्लेयर्स को देख पाते हैं जिनके सामने एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि एक मौका नाम के प्लेयर की थी, जिसे किसी ने स्टैप कर जान से मार दिया था। और इन लोगों का आज का टास्क यही था कि इन्हें किसी भी हालत में उस मर्डरर को ढूंढना है जो कि इन्हीं में से मौजूद कोई प्लेयर था। और अब इन्हें ये बात भी बताई जाती है कि उस मर्डरर को ढूंढने के बाद इन लोगों को उसे बाहर जल रही आग में जलाना होगा, जिसके बाद ये टास्क खत्म होने वाला था। और अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाने वाले थे। और ये चीज जानने के बाद यहाँ पर सभी प्लेयर बहुत ज्यादा पैनिक करने लग गए थे। उसी दौरान हम लोग अगुनी को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ यहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को मारने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अगर सभी प्लेयर में मौजूद कोई एक मर्डरर था तो उन सभी प्लेयर के मारे जाने के बाद वो मर्डरर भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगुनी यहाँ पर अपने सभी साथियों को सभी प्लेयर के ऊपर अंधाधुंध फायर करने की परमिशन दे देता है। और तब यहाँ पर अगुनी के लोग यहाँ पर मौजूद प्लेयर्स के ऊपर अंधाधुंध फायर करना चालू कर देते हैं, जिस दौरान काफी सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं और जो लोग जिंदा बचते हैं वो इधर उधर भागकर छुपने की कोशिश करने लगते हैं। अच्छा है यहाँ पर कोई गैस चैम्बर मौजूद नहीं था, वरना ये सारे के सारे लोग गैस चैम्बर में ही भरकर मार दिए जाते, साले हिटलर कहीं के। और उसी भगदड़ के दौरान हम लोग उसागी को देख पाते हैं जो कि अरीसू को जाकर ढूंढ लेती है और उसे अपने साथ एक सेफ जगह पर लेकर आ जाती है। और फिर हम लोग एक डॉक्टर को देख पाते हैं जो कि उस डेड बॉडी के अंदर से चाकू निकालकर जल्दी से उसे टेस्ट करने के लिए ले गई थी, ताकि वो फिंगरप्रिंट का टेस्ट कर पता लगा सके कि आखिरकार कौन सा प्लेयर खूनी था। अब आगे हम लोग क्वेना को देख पाते हैं जो कि अगुनी के एक खतरनाक टीम मेंबर के साथ लड़ाई कर रही थी। तब अगुनी का टीम मेंबर यहाँ पर क्वेना के ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी ये गलती उसके ऊपर ही भारी पड़ती है क्योंकि असल में क्वेना रियल लाइफ में एक कराटे मास्टर थी। और अब वो अगुनी के टीम मेंबर को धोबी पछाड़ देती हुई हरा देती है और यहाँ से चली जाती है। वहीं हम अरीसू को देख पाते हैं जिससे जब होटल की सिचुएशन के बारे में पता चलता है तो वो सोचने लगता है कि आखिरकार मर्डरर कौन हो सकता था। और दूसरी तरफ चीसिया, जिसने अभी के टाइम पर सारे कार्ड चुरा लिए थे, वो छत पर जाता है और वहां पर मौजूद एक स्नाइपर से बात करते हुए उससे बोलने लगता है कि यहाँ पर कोई प्लेयर तो मौजूद है जो कि गेम के किंग के साथ मिला हुआ है। और क्योंकि गेम के हेड को यहाँ पर मौजूद लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि यहाँ पर लोग काफी सारी सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, इसीलिए उसने डिसाइड करा कि वो इस जगह को ही गेम अरीना बना देगा। तब स्नाइपर को चीसिया की बात सुनकर लगने लगता है कि शायद चीसिया उसको जान से मारने के लिए ऐसी बातें कर रहा है, और ये बात सच्चाई भी थी। जैसे ही चीसिया को मौका मिलता है वैसे ही वो अपने पास मौजूद एक गैजेट की मदद से उस स्नाइपर को जलाकर मार देता है। वहीं हम लोग उस डॉक्टर को देख पाते हैं जिसे फिंगरप्रिंट टेस्ट करने के बाद असली कातिल के बारे में पता चल गया था, पर वो इस बारे में बाकी सभी को बता पाती कि इतने में ही उसके पास 2 गार्ड पहुंचकर उसे बेहोश कर देते हैं। और वहीं हम लोग अरीसू को देख पाते हैं जिसे लग रहा था कि कातिल अगुनी है, क्योंकि उसने ही यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को फंसाने की कोशिश करी थी और यहाँ पर ज्यादातर लोग उसकी बातों को नहीं सुन रहे थे। इसीलिए वो तुरंत ही बाहर जाकर अगुनी के ऊपर पूरा इल्जाम लगा देता है, और अगुनी ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ही उस लड़की की जान ली थी। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी प्लेयर डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर अगुनी को जान से मार देंगे।
पर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अगुनी को जान से मार पाए, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगुनी इस गेम में काफी टाइम से था और साथ ही वो हेटर का बहुत खास बंदा था। पर तभी यहाँ पर अगुनी की हरकतों को नोटिस करने के बाद अरीसू समझ जाता है कि उसने कत्ल नहीं करा। इसीलिए वो खड़ा होता है और सभी लोगों को बताता है कि अगुनी ने इस लड़की को नहीं मारा, बल्कि उसने तो सिर्फ हेटर को मारा था। जो चीज जानने के बाद यहाँ के सभी प्लेयर काफी ज्यादा शॉक थे। तब यहाँ पर हो रही बातों से हम लोग जान पाते हैं कि असल में हेटर उस दिन अपनी गेम को खेलने के लिए जाने वाला था, ताकि वो जल्दी से एक और कार्ड को जमा कर सके। और क्योंकि वो खुद भी इस गेम से काफी ज्यादा परेशान हो गया था, इसीलिए वो चाहता था कि जल्दी से वो सभी कार्ड्स को जमा करने के बाद यहाँ से निकल पाए। लेकिन अगुनी, जो कि हेटर का बहुत पुराना दोस्त था, उसने उसके साथ मिलकर ही ये होटल यहाँ पर बनाया था, ताकि वो बाकी सभी प्लेयर को उम्मीद दे सके कि वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए अगुनी चाहता था कि हेटर यहाँ से ना जाए। पर जब हेटर ने उसकी बात को नहीं सुना तो अगुनी ने उसके ऊपर अटैक कर उसे जान से मार दिया। लेकिन हेटर अगुनी का बहुत पुराना दोस्त था, इसीलिए उसके चले जाने की वजह से अगुनी को लगने लगा कि यहाँ पर मौजूद सभी प्लेयर की वजह से ही उसका दोस्त मारा गया है। और इसीलिए मर्डरर के बारे में पता ना होने के बावजूद भी अगुनी ने यहाँ पर सभी लोगों को मारना चालू कर दिया, ताकि वो बाकी सभी प्लेयर से अपने दोस्त की जान का बदला ले सके, जिसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता। अब यहाँ पर मौजूद सभी लोग जब इस बात को जानते हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, क्योंकि अभी भी मर्डरर उनके बीच में ही छुपा था और किसी को भी मर्डरर के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। पर इतने में ही यहाँ पर वो डॉक्टर पहुंच जाती है, जिसे पता था कि असली कातिल कौन है। तब वो सभी लोगों को बताती है कि इन लोगों में से कोई भी कातिल नहीं है, बल्कि वो लड़की जो कि मरी है उसने खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट करा था। जो चीज जानने के बाद यहाँ पर मौजूद सभी लोग उस लड़की की लाश को अपने साथ लेकर आग की तरफ जाने लगते हैं। पर हम लोग अगुनी को देख पाते हैं, जो कि उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहता था, क्योंकि वो सभी प्लेयर को जान से मारना चाहता था, जिस बात की वजह से यहाँ पर मौजूद सभी प्लेयर बहुत ज्यादा भड़क गए थे और वो अगुनी को भी जान से मारना चाहते थे। उसी दौरान हम लोग उस लड़की की दोस्त को देख पाते हैं, जो कि सभी लोगों के सामने आकर एक्सेप्ट करती है कि वही गेम मास्टर के साथ मिली हुई थी। और उसका और उसकी मरी हुई दोस्त का काम यही था कि वो किसी भी हालत में गेम के अंदर से लोगों का इंटरेस्ट खत्म ना होने दे। इसीलिए ही उसकी दोस्त ने भी सुसाइड करा था। जो चीज जानने के बाद सभी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये बात जानने के बाद अगुनी भी काफी ज्यादा शॉक हुआ था। उसी दौरान हम लोग अगुनी के एक साथी को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर आने के बाद वापस से सभी लोगों के ऊपर फायर करना चालू करने वाला था। और उसी दौरान हम लोग एक लेजर को भी देख पाते हैं, जो कि उसी लड़की के ऊपर आकर गिर जाती है, जिसने एक्सेप्ट करा था कि वो गेम मास्टर के साथ मिली हुई थी। और ये चीज देखने के बाद बाकी सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हुए थे। पर अगुनी के साथी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ पर मौजूद सभी प्लेयर को जान से मारना चाहता था। तब अगुनी यहाँ पर अपने साथी को पकड़कर अपने साथी आग में ले जाता है और मारा जाता है। तब बचे हुए प्लेयर भी दोनों लड़कियों को आग की तरफ लेकर चले जाते हैं और खुद बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, जिसके साथ ही उनका ये वाला टास्क भी खत्म हो गया था। आगे हम लोग चीसिया को देख पाते हैं, जिसने अंदर मौजूद इस गेम के कार्ड को भी जीत लिया था, जिसका नाम था 10 ऑफ हार्ट्स। और तब वो अपने पास मौजूद बाकी सभी कार्ड्स को यहाँ से लेकर निकल जाता है। अगले दिन हम लोग अरीसू को देख पाते हैं, जो कि ओसागी के साथ बैठा हुआ था। तब ओसागी यहाँ पर उसे उस लड़की का फोन दिखाती है, जिसने कन्फेस करा था। और फिर जब ये लोग उसके फोन को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो लड़कियां इस गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कितने पापड़ बेला करती थी। साथ ही इन्होंने उस ऑफिस के बारे में भी पता लगा लिया था, जहां पर से सारी चीजें कंट्रोल करी जाती थी। और क्योंकि एंड टाइम तक उन दोनों लड़कियों को अपने बारे में किसी को भी सच्चाई नहीं बतानी थी, इसीलिए दूसरी लड़की के कन्फेस करते ही वो लेजर बीम की वजह से मारी गई। और फिर जब अरीसू वहां पर ओसागी के साथ पहुंचता है, तब वो देखता है कि उस ऑफिस को पूरी तरह से खाली कर दिया गया है और वहां पर काफी सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि उस जगह पर काम करा करते थे। और इतने में ही वहां पर उस ऑफिस को ढूंढते हुए चीसिया और साथी कोना भी पहुंच गए थे। और जब वो लोग इस नज़ारे को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और क्योंकि अभी के टाइम पर चीसिया के पास स्पेस कार्ड्स के अलावा बाकी सभी कार्ड्स मौजूद थे, इसीलिए चीसिया के वहां पर आते ही एक सुपर कंप्यूटर चालू हो जाता है, जिसमें ये लोग एक औरत की परछाई को देख पा रहे थे। और वो इन लोगों को बताती है कि ये लोग नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं, जिसमें इन लोगों का सामना और भी खतरनाक लोगों से होने वाला था। और उन लोगों को हराने के बाद इन्हें 4 फेस कार्ड को जमा करना था, जिसके बाद ये लोग इस वर्ल्ड से बाहर जा सकते थे। जो चीज जानने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर क्योंकि इन लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए ये लोग बाकी 4 फेस कार्ड को जमा करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां पर आते ही इन लोगों का स्वागत करा जाता है और ऊपर इन्हें काफी सारे बलून्स दिखाए जाते हैं,
जिसमें से हर बलून के नीचे एक गेम चल रहा था और उस गेम को जीतने पर इन लोगों को एक फेस कार्ड मिलने वाला था। जो चीज जानने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बाकी 4 फेस कार्ड को भी जमा कर लेंगे। सेकंड सीजन की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर फर्स्ट सीजन खत्म हुआ था और हम लोग देख पाते हैं कि अरीसू और उसके साथी तुरंत ही बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहां पर काफी सारे बलून उड़ रहे थे, जिन्हें देखने के बाद ये लोग इतना तो समझ गए थे कि गेम का दूसरा पड़ाव चालू हो गया है, जिसमें इन्हें सभी फेस कार्ड्स को इकट्ठा करना पड़ेगा जो कि उन्हीं बलून्स के नीचे होने वाले थे। खैर, अभी के टाइम पर इन लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जिनमें से और भी काफी सारे प्लेयर्स उतरते हैं जो कि इन लोगों को बताते हैं कि इन लोगों को भी दूसरे पड़ाव के लिए चुन लिया गया है। और अब ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे तभी हम लोग हुकुम के बादशाह के बलून को देख पाते हैं जो कि इन लोगों के ठीक ऊपर आ जाता है और यहाँ पर इतने में हुकुम का बादशाह भी पहुंच गया था। और क्योंकि अभी के टाइम पर अरीसू और उसके दोस्त हुकुम के बादशाह के इलाके में थे, इसीलिए वो यहाँ पर आने के बाद जितने भी लोग उसे दिखते हैं उनके ऊपर गोलियां बरसाना चालू कर देता है, जिस दौरान काफी सारे लोग मौके पर ही मारे जाते हैं। और तभी हम लोग अरीसू और साथी ओसागी को भी देख पाते हैं जो कि तुरंत ही भागकर एक गाड़ी के पीछे छुप गए थे। तब कोना और साथी चीसिया भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और वो लोग भी एक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है टट्टा की, जो कि एक गाड़ी को लेकर आ गया था और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अरीसू, ओसागी, चीसिया और साथी कोना तुरंत ही उस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर भी हुकुम के बादशाह ने इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था। वो तुरंत ही इन लोगों के पीछे आता है और इन लोगों के ऊपर फायर करना चालू कर देता है। और तब अरीसू अपना दिमाग लगाने के बाद समझ गया था कि जो कार्ड इन्हें दिखाए जा रहे हैं उन लोगों का पहले से ही कोई मालिक है और अगर इन लोगों को उन कार्ड्स को हासिल करना है तो इन्हें कुछ भी कर उन सभी कार्ड्स के मालिक को हराना पड़ेगा, जिसके बाद ही इन्हें वो कार्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पर ये लोग इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं हुए थे कि ये लोग डायरेक्ट हुकुम के बादशाह से पंगा ले सकें, इसीलिए ये लोग यहाँ से लगातार भागने की कोशिश करने लगते हैं, जिस दौरान टट्टा की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। पर अभी के टाइम पर भी ये लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से जल्दी से नीचे उतरते हैं और भागते हुए कार के शोरूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि चीसिया इन लोगों से अलग हो गया था। तब यहाँ पर कोना और टट्टा बाकी सभी गाड़ियों को देखने लगते हैं और हम लोग अरीसू और ओसागी को देख पाते हैं जो कि एक पास की ही सुपरमार्केट में चले गए थे ताकि वो सभी लोगों के खाने के लिए कुछ खाना लेकर आ सकें। लेकिन वहां पर जाने के बाद अरीसू को उसकी पुरानी यादों ने वापस से घेर लिया था, जिसमें वो अपने सभी दोस्तों को देख पाता है जिनके साथ वो पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा मजे करा करता था। तब ओसागी यहाँ पर अरीसू का मूड सही करने के लिए यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट की एक्टिंग करने लगती है, जो चीज देखने के बाद अरीसू को भी काफी ज्यादा हंसी आई थी, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ से बाकी दोस्तों के पास निकल जाते हैं। और अब ये लोग एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए थे, जहां पर रात बिताने के बाद जब अगली सुबह अरीसू बिल्डिंग की छत पर जाता है तो उसे दिखाई देता है कि हुकुम के बादशाह का बलून उड़ता हुआ सीधा उसी बिल्डिंग की तरफ आ रहा था। और ये चीज देखने के बाद अरीसू समझ जाता है कि उसे जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ किसी दूसरी बलून के नीचे जाना पड़ेगा ताकि हुकुम का बादशाह वहां पर ना आ पाए। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग चिड़ी के बादशाह की गेम की तरफ जाएंगे ताकि वहां पर जाने के बाद ये लोग उस गेम को जीत सके और एक पेस कार्ड को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकें। तब वहां पर जाने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि असल में उस गेम को खेलने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी, पर ये लोग तो 4 ही थे। और उतने में ही हम लोग निरागी को देख पाते हैं जो कि अभी तक जिंदा था और वही इस गेम का 5वां प्लेयर था। पर क्योंकि पिछले सीजन में निरागी ने बहुत बार ओसागी और साथी अरीसू को मारने की कोशिश करी थी, इसीलिए वो अभी के टाइम पर इस पर भरोसा नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि ओसागी अरीसू का साथ छोड़कर निरागी के साथ गेम खेलने का फैसला करती है। और क्योंकि अभी के टाइम पर ओसागी ने उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहन लिया था, इसीलिए ना चाहते हुए भी अरीसू, टट्टा और साथी कोना को भी वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनना पड़ता है। और फिर जैसे ही ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वैसे ही इन लोगों के सामने चिड़ी का बादशाह आ जाता है, जिसने एक कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। और अब यहाँ पर हम लोग उसकी बातों से ये बात भी जान पाते हैं कि असल में ये लोग भी पहले प्लेयर ही हुआ करते थे, पर बाद में उनकी काबिलियत को देखते हुए इन लोगों को फेस कार्ड का मास्टर बना दिया गया, क्योंकि ये लोग भी यही चाहते थे। और इन लोगों ने इस तरह की लाइफ इसीलिए चुनी थी क्योंकि ये लोग जानते थे कि अगर ये लोग इस तरह की लाइफ को नहीं चुनेंगे तो इन्हें ना चाहते हुए भी अपनी जिंदगी के लिए बार बार दूसरे गेम्स को खेलना पड़ेगा। और इस तरह की लाइफ को चुनने के बाद बस इन लोगों को कार्ड के लिए ही गेम खेलना था। तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि चिड़ी के बादशाह अरीसू को गेम के रूल समझाने लगता है। गेम में 10,000 पॉइंट दोनों टीम को मिलने वाले थे, जिसमें से एक टीम थी अरीसू की और दूसरी टीम थी चिड़ी के बादशाह की। और टीम का कैप्टन जैसे चाहे वैसे उन पॉइंट्स को अपनी टीम के मेंबर्स में बांट सकता था। और गेम के दौरान इन लोगों का टास्क यही था कि इन लोगों को गेम के खत्म होने से पहले सामने वाली टीम से ज्यादा पॉइंट इकट्ठे करने थे, क्योंकि अगर ये लोग सामने वाली टीम से ज्यादा पॉइंट इकट्ठे नहीं कर पाते तो ये लोग मारे जाते।
जिसके लिए वो लोग ओपोनेंट टीम के किसी भी प्लेयर को छूकर उसके पॉइंट्स को ले सकते थे। उसके अलावा सामने रखे कंटेनर्स में भी कुछ मशीन्स रखी हुई थी जिन्हें छूने पर उन लोगों को कुछ और पॉइंट्स मिल जाते। और साथ ही यहाँ पर चैलेंजर टीम के पास एक खुद का पोल होने वाला था, जिसको अगर सीढ़ी के बादशाह का कोई भी टीम मेंबर छू लेता तो इनकी टीम से 10,000 पॉइंट माइनस होकर सीधा सीढ़ी के बादशाह के अकाउंट में चले जाते। पर अगर चैलेंजर टीम का कोई भी प्लेयर उस पोल को टच करेगा तो उसके पॉइंट उस समय के लिए इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे जब तक कि उसने पोल को टच कर रखा हो, जिसके बाद अगर वो ओपोनेंट टीम के किसी भी प्लेयर को छुएगा तो ओपोनेंट टीम के प्लेयर के सारे पॉइंट दूसरे प्लेयर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और अब ये सारे रूल बताने के बाद चिड़ी का बादशाह गेम को चालू करता है, जिस दौरान हम लोग अरीसू और साथी ओसागी को देख पाते हैं जो कि तुरंत ही सभी कंटेनर्स में जाके उन मशीन को टच कर रहे थे ताकि वो धीरे धीरे करके अपने पॉइंट्स को दूसरी वाली टीम से बढ़ा सकें। पर उसी दौरान हम लोग चिड़ी के बादशाह के लोगों को भी देख पाते हैं जो कि कंटेनर में जा जाके बार बार अपने सभी पॉइंट्स को बढ़ा रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग चिड़ी के बादशाह को देख पाते हैं जो कि अरीसू की टीम के मेंबर्स का माइंड वॉश कर रहा था। पर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अरीसू अपना दिमाग चलाता है और बाकी सभी प्लेयर्स को चिड़ी के बादशाह से दूर रखने की कोशिश करने लगता है, जिससे अब धीरे धीरे अरीसू की टीम के पॉइंट ज्यादा होते जा रहे थे। पर उसी दौरान हम लोग चिड़ी के बादशाह को देख पाते हैं जिसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक बारी में ही गेम को खत्म करेगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस पोल के ऊपर अटैक करेगा जो कि चैलेंजर टीम के पास था। लेकिन वहां पर हम लोग टट्टा को देख पाते हैं जो कि उस पोल की निगरानी कर रहा था, और जैसे ही वहां पर चिड़ी का बादशाह आता है वैसे ही वहां पर टट्टा भी अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है। तब चिड़ी के बादशाह के प्लेयर किसी भी हालत में उस पोल को टच करना चाहते थे ताकि उन्हें एक बारी में 10,000 पॉइंट्स मिल जाएं। पर यहाँ पर हम लोग टट्टा को देख पाते हैं जो कि उस पोल को टच कर लेता है, और जैसे ही ओपोनेंट टीम का दूसरा प्लेयर उसके सामने आता है वैसे ही वो उसको भी टच कर लेता है, जिससे अब चिड़ी के बादशाह से 10,000 पॉइंट और माइनस होकर अरीसू के अकाउंट में चले गए थे। और उसी दौरान हम लोग एक लेजर को भी देख पाते हैं जो कि सीधा उसी प्लेयर के ऊपर आकर गिरती है जिसको टट्टा ने टच करा था। तब यहाँ पर हम लोग चिड़ी के बादशाह को देख पाते हैं जो कि अपनी टीम के एक मेंबर के मर जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और वो तुरंत ही उसकी डेड बॉडी को उठाकर अपने बाकी साथियों के साथ कहीं पर जाने लगता है। और अब अपने एक टीम मेंबर की मौत के बाद चिड़ी के बादशाह ने ये बात डिसाइड कर ली थी कि वो किसी भी हालत में अरीसू को नहीं जीतने देगा। और उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर अरीसू की टीम भी और ज्यादा पॉइंट जमा करने में लगी हुई थी। पर यहाँ पर अब चिड़ी का बादशाह अपने बाकी सभी टीम मेंबर के साथ मिलकर अरीसू की टीम से ज्यादा पॉइंट जमा कर लेता है और अरीसू को जाकर चिढ़ाने लगता है, क्योंकि अभी के टाइम पर बहुत कम समय बचा था और गेम खत्म होने ही वाली थी, जिससे अब अरीसू और बाकी सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग अपनी जान को कैसे बचाएंगे। पर यहाँ पर हम लोग ओसागी को देख पाते हैं जो कि कंटेनर में जा जाकर और ज्यादा नंबर्स को इकट्ठा करने लगती है, और अब इन लोगों के पास चिड़ी के बादशाह की टीम से बस 500 पॉइंट्स ही कम थे। तभी हम लोग ओसागी के पास देख पाते हैं जिसके पास निरागी पहुंच गया था, जिसे लग रहा था कि वो लोग गेम को नहीं जीत सकते, इसीलिए वो ओसागी का फायदा उठाना चाहता था। और यहाँ पर हम लोग निरागी को देख पाते हैं जो कि खून की उल्टियाँ कर रहा था। इसका मतलब ये था कि अगर वो इस गेम में नहीं मारा जाता तो कुछ दिनों में वो अपनी बीमारी की वजह से वैसे ही मारा जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर अरीसू पहुँच जाता है जिसने सबसे पहले निरागी की कुटाई करी थी, जिसके बाद वो उसे वहाँ से भगा देता है। और क्योंकि अभी के टाइम पर अरीसू समझ गया था कि वो इस गेम को नहीं जीत सकता, इसीलिए वो चिड़ी के बादशाह के पास जाता है और उससे विनती करता है कि चिड़ी का बादशाह उससे एक बार हाथ मिलाए, जिस पर चिड़ी का बादशाह भी मान गया था क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके पास अरीसू से ज्यादा पॉइंट हैं, और अगर वो अरीसू से हाथ मिलाएगा भी तो भी अरीसू के पॉइंट ही चिड़ी के बादशाह के हाथ में जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो अरीसू से हाथ मिलाता है वैसे ही उसके अकाउंट में से कुछ पॉइंट माइनस होकर अरीसू के अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और तब जाकर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर टट्टा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और उसे लग रहा था कि वो इस गेम को नहीं जीत सकता, इसीलिए वो एक कंटेनर की मदद से अपने हाथ को तोड़ने की कोशिश करने लगता है ताकि वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ से उतार सके। और तब तक वहां पर अरीसू भी पहुंच जाता है जो कि टट्टा को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक टट्टा ने अपने पूरे हाथ को तोड़ लिया था। और यहाँ पर अरीसू के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो टट्टा के सारे पॉइंट अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लेता है, जिससे अरीसू के पॉइंट अब चिड़ी के बादशाह के पॉइंट से ज्यादा हो गए थे। और क्योंकि ये बात चिड़ी के बादशाह को नहीं पता थी, इसीलिए वो अरीसू की बातों में आकर अरीसू से हाथ मिला बैठता है, जिससे चिड़ी के बादशाह के अकाउंट में से कुछ और पॉइंट माइनस होकर अरीसू के अकाउंट में चले गए थे। और तभी यहाँ पर गेम का टाइम भी खत्म हो जाता है और हम लोग देख पाते हैं कि चिड़ी का बादशाह इस गेम में हार गया था, इसीलिए उसके और साथ ही उसके टीम मेंबर के ऊपर लेजर गिरती है और वो लोग मारे जाते हैं। और जब गेम को जीतने के बाद अरीसू टट्टा के पास वापस जाता है तो उसे पता चलता है कि हैवी ब्लड लॉस की वजह से टट्टा मारा जा चुका है, जो चीज देखने के बाद अरीसू को काफी ज्यादा बुरा लगता है। पर अभी के टाइम पर वो अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ टट्टा की बॉडी को जमीन में दफना देता है और वहाँ से चला जाता है।
और अब अरिसु ओसागी और साथी कोना आराम करने के लिए एक होटल में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग चीसिया को देख पाते हैं जो कि एक गेम को खेलने के लिए आया हुआ था। और क्योंकि गेम दिल के गुलाम का था तो इसका मतलब यही था कि इन लोगों को आपस में एक दूसरे को धोखा देना था, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि इन सभी लोगों के गले में एक तरह का पट्टा डाल दिया जाता है जिसके ऊपर 4 निशान बने हुए थे। जो निशान थे चिड़ी, हुकुम, ईट और साथ ही दिल। और एक बारी में इन लोगों के बैंड पे एक निशान ही आने वाला था और इन सभी प्लेयर्स को दूसरे प्लेयर से पता करना था कि इनका निशान कौन सा आया है। और इन लोगों के बीच में ही दिल का ही एक हुक्म छुपा हुआ था। अगर ये लोग गेम खत्म होने से पहले उस इंसान को ढूंढ लेते हैं तो जो लोग भी बाद में बचेंगे वो सभी जिंदा बच जाएंगे। खैर अभी के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि प्लेयर के पट्टे पे निशान आने के बाद सभी प्लेयर दूसरे साथी के साथ एक टीम बना लेते हैं ताकि ये लोग एंड तक एक दूसरे को सही निशान बताते रहें और बाद में इस गेम को जीत लें। लेकिन कुछ लोग थे जो कि इस बात का फायदा उठाते हुए अपने साथी को गलत निशान बता रहे थे ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी गेम को जीत सकें, जिससे एक एक कर काफी सारे प्लेयर्स मारे जाते हैं। पर यहाँ पर हम लोग चीसिया को देख पाते हैं जो कि अकेले ही खेल रहा था और वो एंड मौके आने पर तुरंत ही दूसरे वाले प्लेयर से अपने गर्दन पे बने निशान को पूछ लेता था। पर लास्ट में हम लोग देख पाते हैं कि चीसिया का साथी भी मारा जाता है, जो चीज देखने के बाद चीसिया से कोई भी दोस्ती नहीं कर रहा था। पर बाद में हम लोग देख पाते हैं कि चीसिया एक इंसान के साथ दोस्ती करता है और उससे अपने गर्दन पर बने निशान के बारे में पूछने लगता है। लेकिन उस इंसान ने चीसिया को गलत निशान बताया था, जो चीज जानने के बाद चीसिया समझ जाता है कि यही बंदा असल में दिल का गुलाम है। लेकिन अभी के टाइम पर उसे ये गेम खेलना था और अगले राउंड में ही वो दिल के गुलाम के बारे में सभी लोगों को बता सकता था और उस टाइम तक सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे हुए थे। तब चीसिया यहाँ पर अपने निशान के बारे में तुक्का मारता है और लकीली उसका तुक्का सही निकल जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो बाहर आता है वैसे ही वो बचे हुए लोगों को बता देता है कि दिल का गुलाम कौन है, जिससे ये गेम यहीं पर खत्म हो गई थी। और अब यहाँ पर दिल का गुलाम मारा जाता है और चीसिया को दिल के गुलाम का कार्ड मिल जाता है, जिसके बाद वो भी यहाँ से निकल गया था। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि क्योना वापस से नायोमी को ढूंढने के लिए निकल गई थी ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको ढूंढकर अपनी टीम में शामिल कर सके। साथ ही उसका ये प्लान भी था कि वो जल्दी से चीसिया को भी ढूंढ लेगी, जिससे आगे चलकर इन लोगों को फायदा हो सकता था। जिस पर अरिसु और ओसागी भी मान गए थे क्योंकि वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि इन्हें आगे चलकर और ज्यादा प्लेयर्स की जरूरत पड़ सकती है। तब अरिसु और ओसागी भी आगे चलना चालू कर देते हैं, जिस दौरान इन लोगों को एक वैन दिखाई देती है जिसके बाहर काफी सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। साथ ही यहाँ पर एक बंदा जिंदा था जो कि इन लोगों को वैन के अंदर जाकर चेक करने को बोलता है। फिर जब ये दोनों वैन के अंदर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, क्योंकि इस बंदे के पास एक ऐसा कैमरा था जो कि बैटरी से नहीं चलता था। इसीलिए वो अपनी रील की मदद से उस कैमरा में काफी सारी चीजें रिकॉर्ड करता है और वहाँ पर एक टेप बनाकर रख देता है। फिर जब अरिसु और साथी ओसागी उस टेप को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि असल में इस आदमी को यहाँ पर आए हुए 23 दिन बीत चुके थे, जहाँ पर आने के बाद वो हर चीजों को फिल्मा रहा था क्योंकि उसे पता करना था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जो कि इस जगह के बारे में सब कुछ जानती थी और वो इस आदमी को सब कुछ बता ही पाती कि इतने में यहाँ पर हुकुम का बादशाह पहुंच जाता है, जो कि इन सभी लोगों को जान से मार देता है। और अब उस वीडियो के अंदर इतनी बेरहमी से हुकुम के बादशाह को सभी लोगों को मारते हुए देखकर अरिसु और साथी ओसागी भी काफी ज्यादा डर गए थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी बाहर वापस से हम लोग देख पाते हैं कि हुकुम का बादशाह वहां पर पहुंच जाता है, जो कि अरिसु और साथी ओसागी को मारने के लिए ही आया था। इसीलिए यहाँ पर अरिसु और ओसागी भागना चालू करते हैं और भागते भागते अलग हो जाते हैं। और जब अरिसु भागने की कोशिश कर रहा था तभी अचानक से ही उसका पैर एक पेड़ से टकराता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और हम लोग देख पाते हैं कि उसकी बॉडी को कोई उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद जब अरिसु की आंख खुलती है तब तक रात हो चुकी थी। और उस दौरान हम लोग अगानी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अरिसु के सामने बैठी हुई थी और वो उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी। तब अरिसु अगानी से उसके बारे में पूछता है। तब अगानी उसको बताती है कि असल में उसे अगानी ने नहीं बल्कि अगुनी ने बचाया है, जो कि अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था और वो खुद भी पिछले सीजन में जिंदा बच गया था। साथ ही अब वो खुद भी किसी भी हालत में इस गेम से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए ही उसने अरिसु की जान बचाई थी। तब यहाँ पर हम लोग अगानी की बैक स्टोरी को भी देख पाते हैं, जहाँ पर वो एक स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करा करती थी। साथ ही वो स्कूल में बहुत ज्यादा सुंदर भी थी, इसीलिए लड़के और लड़कियों दोनों की ही लाइन उसके पीछे लगी रहती थी। पर एक दिन जब वो स्कूल जा रही थी तभी अचानक से ही उसने आसमान में किसी चीज को धरती पर आते हुए देखा और तभी वो बेहोश भी हो गई। उसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वो एक स्टेडियम में पहुंच चुकी थी जहां पर एक गेम चल रहा था। तब उसके अलावा उस स्टेडियम में और भी काफी सारे लोग मौजूद थे और इन लोगों को काफी सारे खौलते हुए पानी से बचना था। तब हम लोग देख पाते हैं कि स्टेडियम की जमीन फट जाती है और वहां से उबलता हुआ पानी बाहर निकलने लगता है।
और अब ये सारी चीजें देखने के बाद अगानी भी काफी ज्यादा डर गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भागेगी। तभी यहाँ पर और ज्यादा भगदड़ मच जाती है और यहाँ पर हम लोग अगानी को देख पाते हैं जो कि भागती हुई पास की ही बिल्डिंग में चली गई थी। लेकिन तभी वो बिल्डिंग भी टूटकर गिर जाती है जिससे अगानी बेहोश हो गई थी। जिसके थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके पैर के अंदर एक बहुत बड़ा सरिया घुस चुका है और अभी के टाइम पर गेम भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब यहाँ पर हम लोग अगानी को देख पाते हैं जो कि किसी तरह से अपने पैर को उस सरिये से बाहर निकालती है और पास की ही एक हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पर एक डॉक्टर पहले से मौजूद था। और जैसे ही वो यहाँ पर अगानी को इस हालत में देखता है तो वो भी उसकी सुंदरता का कायल हो जाता है और वो उससे बोलता है कि अगर वो उसकी मदद करेगी तो वो भी उसकी मदद करते हुए उसके पैर को काट देगा। तब अगानी उस डॉक्टर की मदद करने के लिए मान गई थी, पर यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो डॉक्टर कोई मदद नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अगानी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, जिसके लिए ना चाहते हुए भी अगानी को मानना पड़ता है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो डॉक्टर की बात को नहीं मानेगी तो उसकी बॉडी में सेप्टिक फैलने से उसकी मौत हो जाएगी। और तब डॉक्टर भी अगानी का फायदा उठाने के बाद उसके पैर की सर्जरी कर देता है और साथ ही उसने अगानी को एक नकली पैर भी दे दिया था जिसकी मदद से अब अगानी आसानी से चल फिर सकती थी। और अब ये सारी बातें बताने के बाद अगानी अरीसू के करीब जाने की कोशिश करने लगती है। अरीसू जो कि ऐसा नहीं चाहता था वो अगानी को रोकने की कोशिश करता है और इतने में ही वहाँ पर अगूनी भी पहुँच जाता है। और तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग किसी भी हालत में हुकुम के बादशाह को जान से मार देंगे ताकि वो लोग उसके भी फेस कार्ड को हासिल कर सके। खैर वहीं हम लोग ओसागी को देख पाते हैं जो कि भटकते हुए एक घर में जाकर पहुंच गई थी जहां पर एक औरत और साथ ही उसकी मां मौजूद थी। और क्योंकि आज रात में उस लड़के का वीजा खत्म होने वाला था इसीलिए वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तब ओसागी उससे वादा करती है कि वो उसके साथ गेम खेलने के लिए जाएगी और उसके साथ गेम में जीतेगी भी ताकि वो उस लड़के को वीजा दिलवा सके। और वहीं हम लोग अरीसू को देख पाते हैं जो कि अगानी और अगूनी के साथ हुकुम के बादशाह को मारने की प्लानिंग कर रहा था। तब अगूनी यहाँ पर अरीसू को चारे की तरह यूज करता है ताकि वो हुकुम के बादशाह को वहाँ पर बुला सके। और जैसे ही हुकुम का बादशाह वहाँ पर आता वैसे ही अगूनी उसके ऊपर अटैक कर देता। और इस प्लान को वो एग्जीक्यूट करने वाले थे रात में ताकि हुकुम के बादशाह को भी सही से दिखाई ना दे। पर रात में हम लोग देख पाते हैं कि जब हुकुम का बादशाह वहाँ पर आता है तो उसने नाइट विजन ग्लासेस को पहना हुआ था जिससे उसे अगूनी, अगानी और अरीसू की हर लोकेशन के बारे में पता चल रहा था। पर अभी के टाइम पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हुकुम का बादशाह अगूनी के ऊपर अटैक करना चालू करता है तब अगूनी भी उसके ऊपर अटैक करता है और तब अरीसू भी यहाँ पर बचने की कोशिश कर रहा था। साथ ही हम लोग अगानी को भी देख पाते हैं जो कि लगातार हुकुम के बादशाह के ऊपर अटैक करती रहती है पर उसका एक भी एरो हुकुम के बादशाह को नहीं लग रहा था। और तब सभी लोगों को देखने के बाद हुकुम का बादशाह समझ गया था कि अरीसू के पास ही कोई वेपन नहीं है, इसीलिए वो अरीसू को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। और उसी बात का फायदा उठाते हुए अगूनी हुकुम के बादशाह के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलाता है और हुकुम का बादशाह वहीं पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही अगूनी हुकुम के बादशाह की डेड बॉडी को चेक करने के लिए उसके पास पहुंचता है वैसे ही हुकुम का बादशाह वापस से उठ खड़ा होता है और अगूनी के ऊपर बहुत सारी बुलेट फायर कर देता है। और अभी के टाइम पर हुकुम का बादशाह बस इसी वजह से जिंदा बचा हुआ था क्योंकि उसने बहुत सारी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। और यहाँ पर हम लोग अगानी को देख पाते हैं जो कि अगूनी को तुरंत ही उठाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। अगूनी की भी कुछ बुलेट्स लग गई थी और तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि हुकुम का बादशाह अरीसू का पीछा करता है और अरीसू उससे बचने के लिए एक झरने में कूद जाता है। अब यहाँ से अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि जब अरीसू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक गांव के पास पहुंच गया है। और टाइम पर अरीसू को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी इसीलिए वो गांव में इधर उधर चीजों को खाने के लिए ढूंढने लगता है। लेकिन पूरे शहर में बस बहुत सारी लाशें पड़ी हुई सड़ रही थी। तब अरीसू को कुछ भी खाने को नहीं मिलता और रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि अरीसू एक गेम को खेलने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि अभी के टाइम पर गेम अरीना में भी बहुत सारा खाना हुआ करता था। और उसी गेम में ओसागी भी आई हुई थी ताकि वो उस बच्चे के वीजा को बढ़वा सके। और अब यहाँ पर ओसागी से मिलने के बाद अरीसू को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही ओसागी को हक कर लेता है। और अब यहाँ पर भी बेगम का गेम चालू होने वाला था जिसके रूल सिंपल थे कि इनके कंधे पर एक डिवाइस को बांधा गया था जिनके 2 कलर्स थे, बेगम वाली टीम का रेड कलर और साथ ही चैलेंजर टीम का ब्लू कलर। इस गेम में 16 राउंड होने वाले थे और इन लोगों का टास्क यही था कि ये लोग ओपोनेंट टीम के कंधे को टच कर कर उसको अपने जैसा कलर प्रोवाइड कर दें, जिसके बाद इनकी टीम में ज्यादा प्लेयर हो जाएंगे और गेम के अंत में यही लोग जीत पाएंगे। और अब गेम चालू हो जाता है जिसमें अरीसू की टीम के लोग जानबूझकर बेगम के गेम में जा रहे थे ताकि वो लोग अपने आप को जिंदा रख सकें, जिससे धीरे धीरे करके अरीसू की टीम के सारे लोग खत्म हो गए थे और अरीसू की टीम में सिर्फ अरीसू, वो बच्चा और साथ ही ओसागी ही बचे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम लोग बेगम को देख पाते हैं जो कि अपनी टीम वालों के साथ कोई प्लान बना रही थी।
तब यहाँ पर हम लोग बेगम की बातों से जान पाते हैं कि असल में वो चाहती है कि अरीसू उसकी ही टीम में हमेशा के लिए रह जाए, इसीलिए वो चाहती थी कि ये लोग तुरंत ही अरीसू को टच कर कर उसे भी रेड कलर प्रोवाइड कर दें। और अब नेक्स्ट राउंड के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि अरीसू के पीछे बेगम की टीम के सारे लोग पड़ गए थे ताकि वो अरीसू को रेड कलर प्रोवाइड कर सकें। लेकिन तब अरीसू भी अपने दिमाग का यूज करते हुए उन सभी लोगों को ब्लॉक कर रहा था और उसी दौरान हम लोग उसागी को भी देख पाते हैं जो कि बेगम के सामने पहुंच गई थी ताकि वो उससे लड़ाई कर कर उसे ब्लू कलर प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ऐसा करते ही वो तुरंत ही गेम को जीत जाती। पर यहाँ पर हम लोग बेगम को देख पाते हैं जो कि बहुत अच्छे से उसागी से लड़ाई करती है और उसके पास ये मौका भी होता है कि वो उसागी को भी अपनी टीम में शामिल कर ले। पर क्योंकि वो इस बात को जान गई थी कि ओसागी आगे चलकर उसे कभी भी धोखा दे सकती है, इसीलिए अभी के टाइम पर वो ओसागी को टच कर कर उसके कलर को रेड नहीं करती, जिसके बाद वो यहाँ से ओसागी को हराने के बाद चली जाती है और अरीसू के पीछे लग जाती है। और तब तक अरीसू ने भी बेगम की टीम के कुछ लोगों को अपनी टीम में कर लिया था, जिसके बाद वो उन सभी लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि वो लोग दूसरे लोगों के पास जाकर उन्हें समझाएंगे कि आगे चलकर बेगम के साथ रहने के कितने ज्यादा घाटे हैं। और अब नेक्स्ट राउंड के दौरान हम लोग ओसागी और साथी अरीसू को देख पाते हैं जो कि लोगों के पास जाकर उन लोगों को समझा रहे थे कि अगर वो बेगम के साथ रहते हैं तो आगे चलकर वो ना जाने कितने लोगों की जान लेंगे और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली थी। और क्योंकि वो लोग भी अरीसू की बात को समझ रहे थे कि आगे चलकर वो किसी की भी मौत का जिम्मा अपने सर नहीं ले सकते, इसीलिए वो तुरंत ही अरीसू की टीम में आने के लिए मान जाते हैं। और अब ऐसे कर 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 धीरे धीरे अरीसू ने सभी लोगों को अपनी टीम में कर लिया था और लास्ट में सिर्फ बेगम बची हुई थी। और ये चीज देखने के बाद बेगम डिसाइड करती है कि वो खुद ही इस गेम को खत्म कर देगी। तब वो पास में बने एक ब्रिज के पास से जाकर कूद जाती है और उसके ऊपर एक लेजर गिरती है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तब यहाँ पर अरीसू भी इस गेम को जीत गया था और उसे बेगम का कार्ड भी मिल जाता है। लेकिन अभी तक इतने सारे गेम्स को जीतने के बावजूद भी अरीसू और ओसागी को ये बात पता नहीं चली थी कि सभी गेम को जीतने के बाद ये लोग सच में अपनी दुनिया में जा भी पाएंगे या फिर नहीं। और अब यही सब बातें सोचते हुए ये लोग पास की बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा गर्म पानी था। इसका मतलब ये लोग अब यहाँ पर नहा सकते थे। तब पहले तो ये लोग अलग अलग नहा रहे थे, पर बाद में ये दोनों एक दूसरे को देखने के बाद अट्रैक्ट होते हुए एक दूसरे के पास आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चालू कर देते हैं। और तभी इन लोगों के सामने दो बड़े बड़े हाथी भी आ गए थे जो कि दूसरी दुनिया से इसी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। और ये चीज देखने के बाद अरीसू को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसने इतने दिनों बाद किसी असली जानवर को अपनी आंखों के सामने देखा था, जिससे उसके मन में एक नई उम्मीद जागती है कि वो आगे चलकर इस गेम से बाहर निकल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग वापस से चीसिया को देख पाते हैं जो कि एक और गेम में पहुंच गया था और ये गेम था बादशाह का, जहां पर आने के बाद उसे पता चलता है कि इस गेम में बादशाह के अलावा 5 लोग और खेलने वाले थे जो कि अगर इस गेम को हार जाते तो उन लोगों के ऊपर एसिड गिरने से उनकी मौत होने वाली थी। गेम्स के रूल यही थे कि इन लोगों को 100 तक का कोई नंबर चूज करना था, जिसके बाद सभी लोगों के नंबर को जोड़ा जाएगा और 0.8 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। फिर जिसका नंबर आए हुए नंबर के ज्यादा पास होगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा और बाकी सबको -1। और अगर किसी प्लेयर के -10 हो गए तो तुरंत ही उसके ऊपर एसिड को गिरा दिया जाएगा, जिससे उस प्लेयर की मौत हो जाएगी और लास्ट में जो प्लेयर ऐसे करके बचेगा वही इस गेम का विनर होगा। अब धीरे धीरे गेम इसी तरह से चलने लगता है, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि चीसिया बहुत सारे गेम्स को हार चुका था और अब वो सीधा -10 पर पहुंचने वाला था। लेकिन तब चीसिया की किस्मत उसका थोड़ा साथ देती है और हम लोग देख पाते हैं कि वो कुछ राउंड को जीत जाता है, जिससे वहां पर मौजूद बाकी सभी प्लेयर्स तो मारे गए थे, पर अभी के टाइम पर चीसिया और साथ ही वो बादशाह बचा हुआ था। और क्योंकि ये गेम थोड़ा दिमाग का था, इसीलिए अभी के टाइम पर चीसिया अपना दिमाग चलाते हुए वहां पर बादशाह से बात करते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगता है कि उसने अब तक कितने सारे निर्दोष लोगों की जान ली है। और तब कहीं ना कहीं ये बात बादशाह के दिमाग में ट्रिगर करने लग जाती है और उसे पता चलता है कि लोगों की जान की कितनी ज्यादा कीमत है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो आगे चलकर किसी की भी जान को नहीं लेगा। इसीलिए वो जानबूझकर इस गेम को हार जाता है और चीसिया को इस गेम में जिता देता है। और क्योंकि अब चीसिया इस गेम को भी जीत गया था, इसीलिए वो यहाँ पर से मिलने वाले कार्ड को लेकर यहाँ से निकल जाता है। और अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि आसमान में सिर्फ 2 बलून ही बचे हुए थे, जिसमें से एक था हुक्म के बादशाह का और दूसरा था हुक्म की बेगम का। और अब अगली सुबह हम लोग देख पाते हैं कि सभी लोग हुक्म के बादशाह के बलून के पास जाकर मिलते हैं, जहां पर हम लोग अरीसू, ओसागी और साथ ही चीसिया को देख पाते हैं जो कि एक दूसरे को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गए थे।
और इतने में ही वहाँ पर कोना और साथ ही नायोमी भी पहुँच जाते हैं और इन लोगों को देखने के बाद ये लोग और ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब ये सारे आपस में बात करने ही वाले थे कि तभी अचानक से ही यहाँ पर निरागी पहुँच जाता है, जो कि यहाँ पर उसागी को जान से मारना चाहता था। और वो सभी लोगों से बोलता है कि मैं तो कुछ दिनों में मर ही जाऊंगा, पर मैं तुम सभी लोगों को भी जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर उसने उसागी के ऊपर फायर कर दिया था। पर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चीसिया उसागी की जान को बचाने के लिए खुद बीच में आ जाता है और चीसिया को गोली लग जाती है। और तब अरीसू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो निरागी को जान से मार देगा। और यही सब सोचते हुए वो तुरंत ही अपने पास से बंदूक निकालता है और यहाँ पर वो निरागी को जान से मार देता है। तब यहाँ पर उसागी तुरंत ही बाकी सभी लोगों की मदद से चीसिया को लेकर भागने लगती है। और यहाँ पर इतने में ही हुकुम का बादशाह भी पहुंच जाता है, जो कि सभी लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायर कर रहा था। और तब हम लोग अगुनी और साथी अगानी को देख पाते हैं, जो कि हुकुम के बादशाह को मारने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। तब सबसे पहले वो तुरंत ही उसागी की टीम से जाकर मिलते हैं और उन लोगों के साथ प्लान बनाने लगते हैं ताकि वो हुकुम के बादशाह को मार सकें। और तब यहाँ पर अगुनी और अरीसू डिसाइड करते हैं कि ये लोग काफी सारे परफ्यूम को एक मॉल में छिड़कने के बाद वहाँ पर किसी तरह से हुकुम के बादशाह को लेकर आएंगे और बाद में ये लोग वहाँ पर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे हुकुम का बादशाह वहीं पर मारा जाएगा। और अब बिल्कुल यही होता है। हम लोग अगुनी को देख पाते हैं, जो कि बाहर अगानी के साथ जाता है ताकि वो हुकुम के बादशाह का ध्यान अपनी तरफ कर सके। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग अरीसू को देख पाते हैं, जो कि मॉल में जाने के बाद चारों तरफ परफ्यूम फैला देता है। और तब हम लोग बाकी सबको भी देख पाते हैं, जो कि अगुनी और साथी अगानी की मदद कर रहे थे ताकि वो हुकुम के बादशाह को किसी तरह से मॉल में पहुंचा सके। पर उसी दौरान हम लोग देख पाते हैं कि हुकुम के बादशाह की नजर अब अगुनी के ऊपर पड़ गई थी और वो यहाँ पर अगुनी को जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक से अगानी बीच में आ जाती है और सारी की सारी गोलियां अगानी के लग जाती हैं, जिससे अगानी की मौके पर ही मौत हो गई थी। जो चीज देखने के बाद अगुनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही हुकुम के बादशाह के पास जाकर उसे लात घूंसों से मारने लगता है। पर हुकुम का बादशाह बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो यहाँ पर अगुनी को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे जमीन पर गिराने के बाद यहाँ से चला जाता है। तभी उसकी नजर पड़ती है नायोमी पर, जो कि उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। तब वो उसे भी शूट कर जान से मार देता है। और अब उतने में ही वहाँ पर उसागी भी पहुंच जाती है, जो कि यहाँ पर हुकुम के बादशाह से लड़ाई करने की कोशिश करने लगती है। पर यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि नायोमी को भी हुकुम का बादशाह स्टैप कर देता है। और अब वो उसागी को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर कोना पहुंच जाती है, जो कि तुरंत ही अब हुकुम के बादशाह के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हुकुम के बादशाह को भी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही कोना के ऊपर भी अटैक करता है और उसे स्टेप कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तब हम लोग अरीसू को देख पाते हैं, जो कि ऊपर से हुकुम के बादशाह के ऊपर फायर करता है ताकि वो उसे मॉल में बुला सके। पर अभी के टाइम पर जब हुकुम का बादशाह ऊपर मॉल में आता है तो उसे अंदर से परफ्यूम की गंध आने लगती है, जिसके बाद वो अरीसू का प्लान समझ गया था। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अभी के टाइम पर मॉल के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इतने में ही हम लोग वापस से अगुनी को देख पाते हैं, जो कि किसी तरह से मेहनत करता हुआ मॉल के ऊपर तक पहुंच जाता है और वो जबरदस्ती हुकुम के बादशाह को उस मॉल के अंदर लेकर आ जाता है। तब अरीसू ने भी अपना दिमाग लगाया था और वो अगुनी को लेकर छत से नीचे कूद जाता है। साथ ही हम लोग देख पाते हैं कि उसी समय पर अरीसू ने उस बॉम्ब को उस मॉल के अंदर डाल दिया था, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब उस ब्लास्ट के अंदर हुकुम का बादशाह मारा गया था, जिसके बाद ये लोग इस गेम को भी जीत जाते हैं। और हम लोग देख पाते हैं कि इन लोगों के पास खेलने के लिए बस एक गेम ही बची हुई थी, पर यहाँ पर सारे प्लेयर बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। पर क्योंकि अभी के टाइम पर अरीसू ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में आज ही गेम को खत्म कर देगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसागी के साथ इस गेम को खेलने के लिए जाएगा। तब अरीसू और उसागी हुकुम की बेगम की बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और हम लोग उसके बाकी सभी टीम मेंबर को देख पाते हैं, जो कि लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। और अगर अरीसू और उसागी अपने अगले गेम को भी खत्म कर देते हैं तो हो सकता था कि ये लोग वापस से जिंदा लोगों की दुनिया में पहुंच जाएं। पर क्या होगा अगर वो आगे की गेम को खत्म ना कर पाए? तो सभी लोगों के दिमाग में यही बात चल रही थी। और वहीं हम लोग अरीसू और साथी उसागी को देख पाते हैं, जो कि उस बिल्डिंग के अंदर जाकर मिलते हैं हुकुम की बेगम से। और तब हुकुम की बेगम इन लोगों को अपने खेल के बारे में बताती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में इस गेम का टास्क यही है कि इन लोगों को आखिरी तक टिके रहना है और ये चीज मैटर नहीं करती कि ये लोग इस गेम को जीतेंगे या फिर हारेंगे, बस इन लोगों को आखिरी तक टिके रहना था। जो चीज जानने के बाद अरीसू डिसाइड करता है कि वो ही इस गेम को खेलेगा। तब वो उसागी को साइड में बैठा देता है और वो बेगम के साथ गेम को खेलने लगता है। इन लोगों को गोल्फ की तरह बस एक बॉल को खड्डे के अंदर डालना था और ये लोग आपस में बातें कर सकते थे। तब यहाँ पर हम लोग बेगम को देख पाते हैं, जो कि अरीसू से बात करते हुए उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है। तब अरीसू यहाँ पर उससे पूछता है कि अगर वो इस गेम को खत्म कर लेगा तो वो अपनी असली दुनिया में जा भी पाएगा या फिर नहीं।
जिस पर हुकुम की बेगम उसे बताती है कि क्या हुआ अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम सच में अभी भी अपनी असली दुनिया में ही हो, बस तुम्हारे दिमाग में ही ये सारी चीजें चल रही हैं और मैं असल में तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट हूँ। तो पहले तो अरीसू को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बाद में उसे लगने लगता है कि शायद हुकुम की बेगम सही कह रही है, क्योंकि असल दुनिया में तो सारी की सारी चीजें नॉर्मल थी जब उसने लास्ट बार दुनिया को देखा था। और तब हुकुम की बेगम अरीसू को यहाँ पर बताती है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा था और वो लोग सड़क पर मजे कर रहे थे, तभी अचानक से ही एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें अरीसू के दोनों दोस्त तो मारे गए पर अरीसू जिंदा बच गया। लेकिन जिंदा बचने के बावजूद भी उसके दिमाग पर काफी ज्यादा चोट आई थी, इसीलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जहां पर हुकुम की बेगम कोई और नहीं बल्कि उसकी साइकाइट्रिस्ट थी। और अभी के टाइम पर वो अरीसू को मौका देती है कि वो वापस से जिंदा लोगों की दुनिया में पहुंच सकता है, पर उसे गेम को यहीं पर छोड़ना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर ओसागी पहुंच जाती है, जो कि समझ गई थी कि हुकुम की बेगम अरीसू का दिमाग चेंज करने की कोशिश कर रही है ताकि अरीसू इस गेम को छोड़ दे और यहाँ पर आकर हार जाए। इसीलिए यहाँ पर ओसागी अरीसू से बात करते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश करने लगती है कि उन दोनों ने साथ में कितना अच्छा टाइम स्पेंड करा था। और तभी अरीसू के दिमाग में भी ये बात आ जाती है कि अगर ये सब उसके दिमाग में है तो ओसागी का खून क्यों बह रहा है। जिस पर हुकुम की बेगम उससे बोलती है कि असल में ओसागी भी उसी मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बंद है जिसमें अरीसू को रखा गया है, और इसीलिए उसे ओसागी भी अपने ड्रीम में दिखाई देती है, क्योंकि वो उसे अक्सर हॉस्पिटल के अंदर देखता रहता है। पर क्योंकि अभी के टाइम पर ओसागी का खून सच में बह रहा था, इसीलिए अरीसू समझ जाता है कि हुकुम की बेगम उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए वो उसकी सभी बातों को नकारता है और वापस से गेम खेलने पर फोकस करने लगता है। और क्योंकि अब अरीसू लास्ट तक टिक गया था, इसीलिए वो तुरंत ही इस गेम को जीत जाता है। तब हम लोग देख पाते हैं कि पूरी दुनिया में आतिशबाजी होने लगती है और बाकी सभी प्लेयर भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तब यहाँ पर हुकुम की बेगम अरीसू को दो चॉइसेस देती है कि या तो वो इस दुनिया में रहकर इस दुनिया को संभाल सकता है, या तो ये वापस से अपनी दुनिया में जाकर अपनी दुनिया में ही जी सकता है। पर क्योंकि अरीसू ने इस बात का आंसर भी पहले से सोचा हुआ था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो आगे चलकर अपनी ही दुनिया में जाएगा, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि अब बेगम के ऊपर वापस से एक लेजर लाइट गिरती है और बेगम वहीं पर मारी जाती है। और तब हम लोग देख पाते हैं कि अरीसू, ओसागी और बाकी सभी प्लेयर जो कि अभी तक जिंदा बचे थे, उन सभी लोगों की आंखों के सामने वाइट वाइट धुआं आ जाता है। और अब कहानी वापस से वहीं से चालू होती है, जहां पर हम लोग अरीसू, कोराबी और साथी छोटा को देख पाते हैं जो कि साथ में बातें कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख पाते हैं कि जिन भी प्लेयर्स को अभी हमने गेम में देखा, वो सभी लोग भी यहाँ पर मौजूद थे। और फिर जब अरीसू, कोराबी और साथी छोटा उस मेट्रो स्टेशन के बाथरूम में जाते हैं, तभी बाहर यहाँ पर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि हम लोगों ने गेम वर्ल्ड में सिर्फ उन्हीं लोगों को देखा था जो कि इस इंसिडेंट में घायल हो गए थे, और इस इंसिडेंट में घायल होने के बाद वो लोग बॉर्डरलैंड के अंदर पहुंच गए थे, जहां पर अपनी स्किल का यूज करते हुए इन लोगों को खुद डिसाइड करना था कि ये लोग जिंदा बचेंगे या फिर नहीं। इसीलिए गेम में जो लोग मारे जाते हैं वो लोग असली दुनिया में भी मारे जाते हैं, और गेम के बाद जो लोग असली दुनिया में वापस आते हैं वो अभी भी जिंदा थे। अब आगे हम लोग अरीसू को देख पाते हैं, जिसकी जब हॉस्पिटल में आंख खुलती है तो उसके सामने उसका भाई खड़ा हुआ था, जो कि उसे बताता है कि अरीसू के दिल की धड़कन 1 मिनट के लिए रुक गई थी। और यहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोगों के साथ भी सेम चीज हुई थी। इसका मतलब यही था कि सीजन 1 और सीजन 2 में हमने जितना भी टाइम देखा वो असल दुनिया के हिसाब से सिर्फ 1 मिनट का ही टाइम था। पर अभी के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि किसी को कुछ भी याद नहीं था। तब यहाँ पर अरीसू को बताया जाता है कि कोराबे और साथी छोटा मारे जा चुके हैं, जो चीज जानने के बाद अरीसू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और फिर जब अरीसू बाहर जाता है तो उसकी मुलाकात ओसागी से होती है, जिसको देखने के बाद अरीसू को लगने लगता है कि शायद वो ओसागी को बहुत पहले से जानता है, जिसके बारे में वो ओसागी को बताता भी है। पर ओसागी के हिसाब से वो अभी अरीसू से पहली बार ही मिली थी। और तब यहाँ पर हम लोग ओसागी को देख पाते हैं, जो कि एकदम से अरीसू की तरफ पलटती है और उससे बोलती है कि शायद हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। और तब ये दोनों बातें करते हुए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं, और बाहर हम लोग देख पाते हैं कि एक टेबल के ऊपर बाकी सारे कार्ड के पत्ते रखे हुए थे, और तब सभी पत्ते उड़ जाते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ एक पत्ता रह जाता है जो कि जोकर का पत्ता था। और इसी के साथ ये सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना, और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड।